सुमित अग्रवाल जी ट्रेजरर बरेली, प्रकाश शर्मा जी इसको चेयरमैन बरेली ब्रांच, नहीं करना चाह रहा है। श्री कैलाश जी चेयरमैन हल्द्वानी ब्रांच, रंजित 84 जी चेयरमैन झांसी ब्रांच, 03595। ये देवेंद्र कुमार है, जनरल ऑफिस का, ये फोन किया था। मनीष अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन हल्द्वानी ब्रांच, पंकज कब्दल जी सेक्रेटरी हल्द्वानी ब्रांच, सुभाष अग्रवाल जी ट्रेजरर हल्द्वानी ब्रांच, दिनेश पांडे जी सिकादा चेयरमैन हल्द्वानी ब्रांच, हरीश गुप्ता जी वाइस चेयरमैन झांसी ब्रांच, अंशित अग्रवाल जी सेक्रेटरी झांसी ब्रांच, सागर जी सिकादा चेयरमैन झांसी ब्रांच, शिवाजी एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड पास्ट चेयरमैन झांसी ब्रांच, and respected members and our today's guest and speakers अमरेश झाजी DGM SBI बरेली, दीपक आचार्य जी AGM PNB बरेली, राजीव अग्रवाल जी AGM SBI बरेली, संजय उपाध्याय जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट बोलते डर लगता है CBI के नाम से, आजकल CBI के नाम से डर लगने लगे लोगों को, और वो वैसे भी वो सुशांत सिंह राजपूत के बाद लोग डेली CBI सुन डर लगता है, इसलिए मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड विपिन आर्य जी BOB हल्द्वानी, वो भी जल्दी ज्वाइन करने वाले, शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने अभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। बेसिक अपना जो पर्पज है, मैं शॉर्ट में थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, आज PM साहब ने भी हमको एड्रेस किया था, और बेसिकली जो उनका पर्पज है ट्रांसपेरेंट इंडिया, शायद उस दिशा के अंदर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 4,70,000 करोड़ का जो पैकेज जो इन्होंने दिया था वो दिया है थ्रू लोन्स। इस लोन के अंदर हमारा और बैंकर का बहुत बड़ा रोल है। लोन अल्टीमेटली बांटेंगे बैंकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर CA का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द बैंकर। इस 40-70,000 करोड़ में से 3 लाख करोड़ का तो गवर्नमेंट ने दिया है GECL, जो गवर्नमेंट गारंटी है। इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए की स्ट्रेस फंडिंग, ये दोनों स्कीम ओपन हो चुकी है। इस 3 लाख करोड़ में जो लेटेस्ट फिगर गवर्नमेंट ने दिए हैं, इसमें से अभी क्या केवल 1,37,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, जिसमें से केवल 88,000 करोड़ डिसबर्स हुआ है। हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा काम है, चूंकि इस स्कीम का जो स्कोप है वो डबल हो चुका है। पहले इस स्कीम की लिमिटेशन थी, पहले मैक्सिमम जो लोन की कैपिंग थी वो था 25,000। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी को, वो आपका 25 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा आपका जो टर्नओवर था वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों की लिमिट बढ़ा के 50, उसकी लिमिट 50 करोड़ रुपए कर दी है कि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 50 करोड़ हो सकता है। जो आपका टर्नओवर है 19-20 का, वो 250 करोड़ हो सकता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन इस स्कीम की ये है कि 29 फरवरी को आपका अकाउंट या तो होना चाहिए स्टैंडर्ड, या होना चाहिए SMA 0 या SMA 1। SMA 1 से वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी 60 दिन से ऊपर का आपका अकाउंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल जो इंडिया में MSME यूनिट थी एज पर प्रीवियस डेफिनेशन, ये थी 6 करोड़ 24 लाख यूनिट। इस 6 करोड़ 24 लाख में से अब तक केवल और केवल 40 लाख MSME यूनिट ने इस लोन को सैंक्शन कराया है। हमारा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 3 तरह से मैं कह सकता हूं कि यदि हम अपने क्लाइंट को फंडिंग दिलवाते हैं, एक चांस है हमको फीस मिल जाए, हो सकता है वो हमको फीस नहीं देता है, तो हमारी चांस है कि जो पुरानी फीस बहुत सारी बाकी होगी तो उस पर लिक्विडिटी आएगी, तो पुरानी फीस हो सकता है रिकवरी आ जाए। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि हमारा सबसे बड़ा काम यहाँ पर है कि हमारा क्लाइंट सर्वाइव करे, हमारा क्लाइंट रिवाइव करे। यदि हमारा क्लाइंट रहेगा तो ही हमारी आगे की इनकम टैक्स GST या हम कंपनी ऑडिट की बात करेंगे। यदि क्लाइंट ही नहीं रहेगा तो आगे का कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको इस बारे में अवगत करा के उसको 20% का एनहांसमेंट दिलवाएं, साथ ही साथ उसको मोटिवेट करें, क्योंकि जितना वो मोटिवेट रहेगा उतने ही मोटिवेट रहेंगे। मैं यहाँ दोनों तीनों बैंकर से ये कहना चाहूंगा सर कि एक CA ऐसा प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है। बाकी सारे प्रोफेशन से क्लाइंट की तकलीफ से ग्रो करते हैं, CA एक ऐसा प्रोफेशन जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है। हम लोग सर पहले काम करते हैं, बाद में फीस डिमांड करते हैं। हमारी बात से कई बार तो फीस हमारी 1 साल बाद भी आती है, करंट ईयर की फीस नेक्स्ट ईयर में भी आती है, तो भी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं सर। और यहाँ पर बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम ब्रिज हैं आपके और क्लाइंट के बीच में, और हम साथ मिलकर सर, हमारे को जो अब्दुल कलाम आजाद जो पूर्व राष्ट्रपति है वो ऑलरेडी कह चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इज पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, और हम सर रियल अर्थों में उस पार्टनरशिप को फॉलो कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं, और हम कंटिन्यू उसके लिए काम कर रहे हैं सर। साथ ही साथ जो हम बीच में ब्रिज हैं, उस ब्रिज को भी हम चाहते हैं कि ब्रिज मजबूत बने, और आप और हम मिलके साथ में इस देश निर्माण के साथ में हमारी भागीदारी इसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले दीपक आचार्य जी, सर प्लीज अनम्यूट। दीपक सर अनम्यूट करें सर, आप म्यूट। यस सर, वेलकम सर। सर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, चूंकि सर आप बरेली बैठे हुए हैं
और सर बरेली का जो मेन बिजनेस है वो हो गया सर आपका यहाँ का जरी जरदोजी का या बांस का फर्नीचर भी यहाँ का मोटा काम है, और साथ में सर एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी यहाँ पर बड़ा काम है। तो सर आपको क्या लग रहा है किस तरह से ये अफेक्टेड हुए हैं, क्या रिकवरी हो रही है और आगे बढ़ने के लिए बैंकर्स किस तरह इनको सहायता कर पा रहे हैं? दीपक सर। देखिए, जैसे मेरे यहाँ मेरे ऑफिस से 4 डिस्ट्रिक्ट चलता है, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। हमारे पास जो है अलग अलग तरह के, कुछ जगह क्लस्टर है कोल्ड स्टोरेज का, कुछ जगह है राइस इंडस्ट्रीज का। उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। आकर बताते भी हैं कि इस पीरियड में भी उन्होंने काम अच्छा किया है और उनके जो इनफ्लो आउटफ्लो है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ तक हॉस्पिटलिटी की बात है, जैसे जो बारात घर है या होटल है, जो मैरिज हॉल है या होटल है, इस टाइप की चीजों में क्या है, ये एक्टिविटी अभी जहाँ भी सोशल गैदरिंग होती है या लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, इसके लिए बुकिंग्स वगैरह होती थी, तो इनके बिजनेस पर जो है बुरा इफेक्ट पड़ा। और इनका बिल्कुल समझिए कि मार्च के बाद से तो इनकम ही बंद है। शादियां वगैरह भी काफी कैंसिल हो गई या होती भी है तो लो स्केल पे होती है। लोग बड़ा मैरिज हॉल या बड़ा होटल वगैरह जो इन चीजों के लिए आवश्यक होता था, प्लस बीच में जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ था तो होटल वालों के यहाँ अलाउ भी नहीं था उनको होटल खोलना। बाद में जब अलाउ हुआ तो भी अभी आमतौर पे लोगों की क्या है कि इतने डरे हुए हैं कि बाई व्हीकल ही जाते हैं, अपना काम करके उस शहर से लौट जाते हैं बजाय के वहां ठहरना। तो ये होटल पे और ये मैरिज हॉल वगैरह जो इस तरह से बड़े बड़े, यहाँ पर मैरिज हॉल का काफी अच्छा स्कोप है बरेली में, तो इन दोनों पर जो है बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो सर हम इनको हेल्प आउट कर पा रहे हैं सर आगे के लिए सर? हाँ, जो गवर्नमेंट की ये थी जीईसीएल के लिए, उसके जरिए तो किया, लेकिन बात यह है कि देखिए जीईसीएल भी एक लोन है, आखिर वो भी उनको ठीक है लोअर रेट पर है, और अभी क्या कहें उसको 20% एक टेम्पोरी जो उनकी मदद है वो तो हो गई कि तुरंत में अगर उनको कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन है या कोई टैक्स वगैरह का पेमेंट है तो, या सैलरी पेमेंट है स्टाफ का, उसको तो वो मेट आउट कर ले रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बिजनेस चलेगा तो उनके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके जरिए, और उसमें अभी बहुत सुधार अभी नहीं दिखता है। राजीव सर सर मैं कंटिन्यू करूँ इस चीज को कि शादियों का सर माहौल तो अभी नजर नहीं आ रहा। जो पुरानी शादियां वो जो 2000 आदमी या 2500 आदमी एक शादी के अंदर, उस तरह चीजें 50 आदमी को रेस्ट्रिक्ट हो गई, कब चीजें ये खुलेगी? तो सर किस तरह सर आप इसको सोच पा रहे हैं? क्योंकि सर जब 2 बार मोरेटोरियम आया, जब मोरेटोरियम 1 आया तो मैक्सिमम लोगों ने उसको अवेल किया, लेकिन मोरेटोरियम 2 को लोगों ने कम अवेल किया। तो सर आप क्या सोच पा रहे हैं, क्या इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ रही है? राजीव सर। जी हेलो। यस सर। हाँ, इसमें ऐसा है कि इकोनॉमी पे काफी असर तो पड़ा ही है, और बल्कि अब आगे भी क्या संभावना है, लेकिन जो इस तरह की स्कीम्स आ रही हैं उसमें कुछ कुछ तो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और आशाएं बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं सर, क्या लग रहा है सर? लेकिन सर मेरी बात सुने सर, मैं यहाँ पर मेरा जो मेन पॉइंट मुद्दा ये है कि सर जो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड है ये खत्म हो जाएगा इस महीने के अंदर जी। अब सर 6 महीने बाद भी वो लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? हालांकि रूमर आ रहे हैं कि देयर माइट बी मोरेटोरियम 3, लेकिन 6 महीने बाद सर किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? आपको किस तरह फील हो रहा है, क्या लग रहा है सर आपको इसके अंदर बेसिकली? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा लगी रही है, रहती भी है और होगी भी, क्योंकि हम लोग इस तरह से तो ज्यादातर नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन गुंजाइश रहेगी और इकोनॉमी का रिवाइवल जरूर होगा। यस सर। रितेश जी, संजय जी आ गए क्या? संजय सर, पंकज जी, संजय जी आ गए क्या? संजय सर, संजय उपाध्याय जी। सर अभी इनका नाम डिस्प्ले हो रहा था, बट ही इज अनेबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ बिकॉज़ ऑफ द टेक्निकल, आई थिंक द टेक्निकल। एक सेकंड सर, मैं सबको सब अलाउ सर। संजय उपाध्याय जी, संजय सर काइंडली अनम्यूट। नहीं है तो सही मेरे ख्याल से, लेकिन शायद वो संजय उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय जी। सर आई एम अफ्रेड दैट ही इज डिस्कनेक्टेड राइट नाउ। अच्छा, रंजीत जी एक बार चेक करिए प्लीज। रंजीत जी, रंजीत जी, रितेश जी एक बार देखिए संजय उपाध्याय जी को। जैन सर नमस्कार, मैं राजीव अग्रवाल बरेली से कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। एसबीआई।
यस सर राजीव जी कैसे हैं सर? फाइन सर, फाइन सर। नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू टॉक, क्योंकि अभी तक आवाज सुन नहीं पा रहा था, मैं बस नॉट ऑडिबल टू मी। जी सर। नाउ इट इज सेट नाउ। यस सर राजीव सर आप अपना सर अपन रीनेम कर लीजिए सर, आप रीनेम कर लीजिए सर राजीव सर सर। मैं रीनेम करने का प्रयास कर रहा, हाँ सर मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन रीनेम कैसे हो पाएगा, हो नहीं पा रहा, तो मैंने बुलाया भी अपने ऑफिसर को। मैं कर रहा हूँ सर। प्लीज प्लीज सर। हाँ राजीव अग्रवाल जी का सर मैंने रीनेम कर दिया है सर उनको कोच बना दिया राजीव अग्रवाल जी को। सर राजीव अग्रवाल एसबीआई कर दीजिए, दो है राजीव जी। हाँ राजीव अग्रवाल एसबीआई करता हूँ सर मैं। एक सेकंड सर एक को सर हमको जूनियर कर लीजिए। हेलो संजय जी। वो तो टेक्निकल। हाँ कर दिया सर, मैंने कर दिया सर राजीव अग्रवाल एसबीआई कर दिया सर मैंने। सर ये राजीव अग्रवाल एसबीआई जूनियर हो गया और राजीव अग्रवाल पहले बार सीनियर हो गए। अच्छा पहले वाला सीनियर है, अच्छा ठीक है सर। सर दोनों दो बढ़िया है सर, दो राजीव अग्रवाल आगे सर, अच्छी चीज है हमारे लिए सर ये। राजीव सर सर मेरा क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है सर, बहुत बड़ा है कि ये जो हम ये जो जीसीएल दे रहे हैं सर, तो सर क्या ये कंपलसरी इसके लिए जिन लोगों का मान लीजिए 29 फरवरी से पहले उनका अकाउंट रिन्यूअल के लिए ड्यू था और किसी वजह से वो रिन्यूअल नहीं करा पाए थे और बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया और टिल डेट वो लोग रिन्यूअल नहीं करा पाए, तो सर क्या इसको लेने के लिए रिन्यूअल कंपलसरी है या बिना रिन्यूअल हम दे पा रहे हैं सर जीसीएल? नहीं, बिना रिन्यूअल के दे सकते हैं। वंस वी अलाउड टू कंटिन्यू द लिमिट, तो इट मींस कि हमने अलाउ किया हुआ है उसको लिमिट को अवेल करने के लिए, तो ही इज एलिजिबल फॉर दैट। मतलब उसका जो रिन्यूअल है वो कंपल्सन नहीं है वहां पर? कंपल्सन नहीं, क्योंकि हमने तो अलाउ तो किया हुआ है ना उसको, या तो वी हैव कॉल्ड अप, वी हैव नॉट कॉल्ड अप। जब हमने रिन्यूअल किसी भी टेक्निकल रीजन से या पेपर नहीं आ पाए या हमारी बिजनेस हो सकती है हम नहीं कर पाए उसको, तो फॉर दैट ही कैन नॉट बी डिप्राइव्ड टू अवेल द फैसिलिटी। दीपक सर ये क्वेश्चन आपसे सर, प्लीज अनम्यूट। हाँ। ये आपसे पूछूंगा सर कि क्या जो क्लाइंट 29 फरवरी से पहले इसका रिन्यूअल ड्यू था और वो रिन्यूअल नहीं करा पाया, क्योंकि अब पूरे पेपर शायद अवेलेबल हो नहीं पाएंगे और ना ही शायद वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आएगा, रिन्यूअल करा पाएगा, तो जो रिन्यूअल नहीं करा पाया सर उसको भी एलिजिबल है? हाँ, ये दोनों दो सेपरेट चीज है, क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उन्होंने हमसे लोन का फैसिलिटी ले रखा है जो बैंक ने कंटिन्यू किया है। रिन्यूअल अलग चीज है, रिव्यू जैसे 3 महीने के लिए शॉर्ट रिव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन जीईसीएल उसके लिए नहीं रोक सकते, जीईसीएल देना है देते हैं। ओके सर राजीव सर सीनियर जी, अब मैं सर ऐसे बोलूंगा सीनियर सर, ऐसा बोलूंगा सर काम चल जाएगा मेरा सर। यस सर एक चीज मुझे आपसे पूछना है सर कि जिन लोगों ने सर ये 20% का जीईसीएल ले लिया, अगर सर वो आपसे एडिशनल फंडिंग मांगते हैं तो सर एडिशनल फंडिंग की जब कैलकुलेशन करेंगे तो सर क्या एमपीपीएफ और डीएससीआर दोनों में ये नया लोन कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, ये कंसिडर होगा या नहीं होगा? राजीव सर इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो। ओके राजीव अग्रवाल जी। और यस सर एसबीआई सर अनम्यूट। हाँ सर यस सर। सर इसमें जब भी हमको लगता है हमको कि इनको 20% देने के बाद भी उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वी विल फाइंड आउट कि क्या रीजन है उसका, क्या उनका जो डेटर्स का पीरियड है वो बढ़ गया है या जो हमारी रॉ मटेरियल का जो टाइम है वो बढ़ गया है, मतलब क्या रीजन है, कहाँ पे फंड की ब्लॉकिंग हो रही है। आई मीन टू से कि वर्किंग साइकिल, इफ इट थिंकिंग मतलब वर्किंग साइकिल एक्सटेंडेड हो गई है, देन वी विल इंक्रीज द लिमिट आल्सो। और रिगार्डिंग क्या कि हमने जीसीएल को शामिल करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जीसीएल भी कहीं ना कहीं उसकी जो लिक्विडिटी क्रंच था उसको ओवरकम करने के लिए हमने दिया है, चाहे वो लिक्विडिटी क्रंच ड्यू टू डेटर्स ओवर पीरियड हो या पेमेंट नहीं आ पा रहा हो या रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया उसके पास या उसका फिनिश गुड जो है बिक नहीं पा रहा हो मार्केट में कोविड की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग की साइकिल इफेक्ट हुई है उसके लिए हमने दिया था कुछ जीसीएल और वो 4 साल के लिए दिया हुआ है हमने, वी विल कंसीडर इट। दीपक सर एक सर क्वेश्चन यहाँ पर साथ में नया क्वेश्चन उठ रहा है सर कि हो सकता है कि आप एडिशनल फंडिंग के लिए इसको काउंट ना करें, लेकिन सर ये जो 4 साल का टेन्योर है, नो डाउट इससे ऊपर हम टेन्योर दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी यही कहा हुआ है, लेकिन सर जो ही उसने 20% लिया, सपोज उसका लोन 5 करोड़ का था, उसने ले लिया 20% आपसे 1 करोड़ रुपया, सर उसका जो मंथली ऑब्लिगेशन है सर वो बहुत भारी हो जाएगा। जब उसका मंथली ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा तो सर मेरे ख्याल से नई फंडिंग लेना उसके लिए बहुत टिपिकल नहीं हो जाएगा दीपक सर? नहीं, इसमें
हेलो, नहीं इसमें ऐसा है कि चूंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल ही इस बीमारी की वजह से बढ़ गया, तो अब उसको नए पहले वाले जैसे 20% था टर्नओवर मेथड, उससे जो है इनका ऑपरेटिंग साइकिल जो है लंबा मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। प्लस जो भी एमपीबीएफ आएगा उसमें जो अभी एग्जिस्टिंग लोन प्लस जीईसीएल ले लिया है उसको माइनस करके जो फिर सरप्लस बचेगा वो हम फंड करेंगे। लेकिन सर मेरा ये मानना है सर, अगले महीने से उसका जो ऑब्लिगेशन, मंथली ऑब्लिगेशन है सर, वो बहुत बढ़ चुका होगा सर, क्योंकि 6 महीने के अंदर वैसे ही जो अर्निंग्स का लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। और सर 7वें महीने में उसको जो नॉर्मल उसकी ईएमआई पे करनी थी या जो नॉर्मल इंटरेस्ट पे करना था उसको वो तो पे करना है। साथ में सर जो 20% उसने ले लिया, चूंकि इसका टेन्योर बहुत कम है 4 साल का, तो सर उसको 4 साल का एक पोर्शन का जो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ उसका जो ऑब्लिगेशन है वो शायद बहुत बढ़ के आएगा सर। नहीं जीईसीएल जो है ना उसमें 12 महीने का तो मोरिटोरियम है, केवल Yes. इंटरेस्ट उनको सर्विस करना है। अभी इंस्टॉलमेंट का ऑब्लिगेशन जो है आफ्टर 12 मंथ स्टार्ट होगा। यस सर, वो अभी परेशानी नहीं करेगी। यस सर। सर मेरे ख्याल से यहाँ जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों का इम्पैक्ट शायद कम आएगा, लेकिन जो प्राइवेट बैंक सर जहाँ पर लेप लेते हैं, जो मोर्गेज लोन, जो ईएमआई बेस्ड लोन होता है सर, वो लोग उसको ऑब्लिगेशन मान के चल रहे हैं, वो लोग उसको ऑब्लिगेशन मान रहे हैं, वहां जाके प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। मेरे ख्याल से जो वर्किंग कैपिटल लोन है शायद यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। हाँ नहीं ये जो वर्किंग कैपिटल है या ये जीईसीएल तो टर्म लोन पर भी दिया गया है, बट ऑब्लिगेशन का पेमेंट जो है जब रिपेमेंट ही स्टार्ट 1 साल के बाद होगा, तभी फिलहाल में उनका नेक्स्ट मंथ से कोई चालू नहीं होने जा रहा है लायबिलिटी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। राजीव सर एसबीआई से, राजीव सर, सर अनम्यूट करिए सर। या प्लीज। यस सर। सर एक चीज बताइए सर, एक प्रैक्टिकल सर, अभी सर हम जो डिस्कस करेंगे सर, सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे सर, जो प्रैक्टिकल लोगों के अंदर आ रही है, शायद हम ज्यादा उन चीजों को सोल्यूशन निकाल पाएंगे सर। सर एक और चीज सर, जैसे मान लीजिए मैंने 20% आपके बैंक से ले लिया, वो मैंने ले लिया मई में या जून के अंदर या जुलाई में आपसे ले चुका हूँ। नाउ आई वांट टू टेक ओवर माय अकाउंट टू अनदर बैंक। सपोज करिए मुझे पीएनबी में जाना है, तो सर क्या वो टेक ओवर अलाउ है? जो गारंटी जो मिली है, गारंटी मिली है आपके बैंक को, जो गारंटी मिली है सर, वो गारंटी आपको बैंक को मिली है। तो अगर सर मैं दूसरे बैंक में शिफ्ट करता हूँ तो सर क्या मुझे टेक ओवर अलाउ होगा? टेक ओवर अलाउ होगा, यस। नहीं तो सर गारंटी शिफ्ट हो जाएगी सर? गारंटी शिफ्ट हो जाएगी, गारंटी शिफ्ट हो रही है सर मेरे ख्याल से पहले अलाउ नहीं थी, अब अभी अलाउ हो गई है, पहले अलाउ नहीं थी सर ये। क्योंकि सर क्या है, जैसे हमने कोई अकाउंट ऐसे फरवरी के बाद हमने टेक ओवर किया हमने जी, तो उस समय तक जीसीएल नहीं आ पाया था। से हमने कोई अकाउंट टेक ओवर किया मार्च के महीने में जी, उस समय तक जीसीएल नहीं आ पाया था जी, जीसीएल आया मई के महीने में, जी, तभी आप सैंक्शन। जी। नहीं सर मेरा पर्पज ये है सर कि जीएसएल आपने उसको 20% का दे दिया, अब सर जीएसएल लेने के बाद में वो चाह रहा है कि उसका अकाउंट आपके यहाँ से टेक ओवर होके दूसरे बैंक में चल जाए। और सर क्लियर इसका क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, मैं नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि सब आपके पास ये फीचर्स होंगे या ये बैंक होगा तभी गारंटी मिलेगी। और वहाँ पे भी गारंटी का ही बैंक के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक पर्टिकुलर फंड्स है, 3 लाख करोड़ उसी के अंदर ही करना है उनको। अभी अगर इसमें एसबीआई ने मिला हुआ है दीपक पहले सर, से, हाँ जो लास्ट अभी आया है एफएक्यू, उसमें ये कहता है कि टेक ओवर के केस के लिए पोर्टल वो बना रहे हैं, अभी इस पर एज सच कुछ नहीं है, बट वो इन प्रोसेस है कि जो केस टेक ओवर बीच में होना हो तो उसके लिए पोर्टल बना रहे हैं, ताकि ये सीजी पैन जो है मेरे बैंक के लिए आया था, अप्रूवल हमारे बैंक को गारंटी हुई थी एनसीजीटीसी की, और वो फर्दर दूसरे बैंक में चले गए, तो उनका क्या होगा उसके लिए भी पोर्टल बना रहा है। अभी लास्ट जो एफएक्यू आया है सर मैं सर सबको एग्जैक्टली सर मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। पहले ये बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले गारंटी टेक ओवर होना अलाउ नहीं थी। 4 अगस्त को एक नया एफएक्यू आ गया है, एफएक्यू 70 नंबर उसका 70 है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो चुका है कि यदि किसी एक बैंक ने गारंटी ले ली गवर्नमेंट से तो वो गारंटी शिफ्ट होकर दूसरे बैंक को चल जाएगी। उस बैंकर को उस पोर्टल पे जाके, जो नया बैंकर है वो पोर्टल जाके मेंशन करेगा पुराने बैंक का नाम, पुराने बैंकर का जो गारंटी नंबर होगा, और अकॉर्डिंग जिस तरह से पोर्टेबिलिटी होती है उस तरह से गारंटी की पोर्टेबिलिटी हो गई है, और ये गारंटी शिफ्ट होकर नए बैंक के अंदर चल जाएगी। ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल चुका है। पहले ये बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले ये लग रहा था कि अगर किसी बैंक से लोन ले लिया तो वो 4 साल के लिए वहां से अटक गया, अब ऐसा नहीं है, अब वो गारंटी शिफ्ट होके और वो नए बैंक के अंदर वो जा सकता है इजीली। यस सर। राजीव अग्रवाल सर एसबीआई से। थैंक यू सर।
सर मुझे ये चीज बताइए सर, एक और क्वेश्चन, मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और आ रहा है सर, कि मेरा जो लोन है सर, इसकी 3 कंडीशन है। 29 फरवरी मेरा लोन स्टैंडर्ड या SMA 0 या SMA 1, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और मेरा टर्नओवर 19-20 का 250 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये इसकी मेन प्राइमरी कंडीशन है। एक चीज मैं सभी यहाँ पर सीए साथियों को क्लियर कर दूं, कतई भी आप लोग उलझन में ना पड़े। इस स्कीम के लिए MSME में रजिस्टर्ड होना कतई कंपलसरी नहीं है। इस स्कीम के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, इट मस्ट बी ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। दीपक सर, एम आई करेक्ट? हाँ हाँ, यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि आप MSME के अंदर, या मान लीजिए GST के लिए एलिजिबल नहीं है और GST नंबर भी नहीं है, उद्योग आधार भी नहीं है, तो इससे उसको कोई बार नहीं है कि उसका लोन नहीं हो। यस बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, उसका लोन हो। यस, और बिजनेस एंटरप्राइज में यही लिखा हुआ है इसमें, इसके अंदर कि यदि आप GST के लिए लाइबल हैं तो GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर आप GST लाइबल नहीं है, यदि आप डील कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर, तो फिर उसके इसमें GST रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दूं मैं, मेरे दोनों बैंकर जो आदरणीय बैंक के साथ में मेरे, ये जो 250 करोड़ का टर्नओवर है, यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट की अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ऑडिटेड बैलेंस शीट भी नहीं चाहिए और CA सर्टिफाइड प्रोविजनल भी रिक्वायर्ड नहीं है। केवल एक चीज मेरे ख्याल से बैंकर को यहाँ पर चाहिए होती है कि जो आपने टर्नओवर दिखाया उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 250 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहे हो तो दिसंबर तक की आपकी GST रिटर्न जा चुकी होगी, आपका बैंक स्टेटमेंट है, वहां से ये लोग वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑडिटेड बैलेंस शीट कंपलसरी नहीं है। दीपक सर प्लीज, एम आई करेक्ट? हाँ सही है। नॉर्मली हम लोग प्रोविजनल लेते हैं एक सपोर्ट में, क्योंकि GST है ना, अभी जैसे पोजीशन थोड़ी खराब है तो कई लोग पिछले कई महीनों का GST नहीं भर पाए जी, ड्यू टू ये प्रॉब्लम, तो वैसे में वो प्रोविजनल भी दे देते हैं तो भी मानते हैं, या GST से अगर टर्नओवर उतना हो रहा है तो मानते हैं। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा सर, जितने मेरे सभी सीए साथी उनके बिहाफ के ऊपर, कि सर अब हमारे लिए इतना इजी नहीं रहा सर। पहले सर क्या था, बिफोर यूडिन, अब यूडिन आ गया, यूडिन के बाद में कहीं भी सील साइन लगाने के लिए सर बहुत टिपिकल चीजें हो गई हमारे लिए। हमारा इंस्टीट्यूट हमको आसानी से अलाउ नहीं करता है। तो सर आपकी मेरी यहाँ से ये रिक्वेस्ट है सर, जितना मैंने देखा है कि जहां पर कोई माइनर डिफरेंस है, सपोज करिए को टर्नओवर बोल रहा है 249.9 करोड़ या 249.1 करोड़, तो वहां तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी एक तकलीफ आती है। लेकिन जहां पर मेजर डिफरेंस है, वो 150 करोड़ बोल रहा है या 100 करोड़ बोल रहा है, तो 100 करोड़ और 250 करोड़ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वहां पर शायद CA सर्टिफाइड की रिक्वायरमेंट नहीं रही। हाँ राजेश कुछ बोल रहे हैं, राजीव से कुछ बोल रहे हैं? इमेटेरियल, अगर जहाँ पे इतना डिफरेंस है 150, 200, 250 का, तो इमेटेरियल है। तो यस सर। सेकंड ये सर कि क्या है कि जो MSME का है, उसका जो मेन बेनिफिट रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो ये है कि उसका जो EBLR है, एक्सटर्नल बैंक लैंडिंग रेट है, वो केवल MSME को ही मिल पा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई कुछ ना कोई MSME में करवा लें रजिस्ट्रेशन, वो तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। यस सर, रेट का बेनिफिट लेने के लिए जी एग्जैक्टली जी हाँ, रेट का बेनिफिट लेने के लिए जरूरी है कि वो MSME रजिस्टर्ड हो। सर रेट के अलावा सर बहुत सारे बेनिफिट भी है सर, और भी सर अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है सर, वो बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो तभी मिल पाएगी जब आप राइट नाउ सर अपने यहाँ जो यूपी में फूड प्रोसेसिंग पे 25% सब्सिडी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% मिल रही है, तो फॉर MSME है। जी 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 जी। दीपक सर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल और पूछूंगा सर मैं, कि मेरा अकाउंट बिल्कुल उस कंडीशन में फॉल कर रहा है, लेकिन मेरी कोई सिस्टर कंसर्न या सर और कोई जहां लोन लिया हुआ है, मैं वहां पर कॉम्प्लिकेंट हूं, वो अकाउंट NPA हो गया या SMA 2 में आ गया, तो सर मेरी एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट आएगा क्या इसका? देखिए, ये तो सिविल निकालते हैं कॉमर्शियल एक, तो जिस एंटिटी का मेरे यहाँ से लोन चल रहा है, अब उसके डायरेक्टर्स का अगर सिविल में कुछ आ रहा है तब तो उसको एड्रेस करवाते हैं, अदरवाइज कोई उसकी दूसरी अकाउंट एलाइड एसोसिएट NPA है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके पर्सनल अगर सिविल में भी ये बात आ रही है तो फिर वहां हम लोग रोक लगाते हैं। मैं सर मेरा भी मतलब यही सर कि मेरी सिस्टर कंसर्न, सपोज करिए आई एम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक दूसरी सिस्टर कंसर्न है जिसके अंदर हो सकता है मेरी वाइफ पार्टनर हो या मेरा कोई भाई पार्टनर हो, मतलब मैं डायरेक्टली उसका पार्टनर नहीं हूँ। तब कोई इशू नहीं। ओके, आप ही दोनों में हैं और आपके सिविल में ये बात आ रही है कि आपका वो वाला खाता NPA है या SMA 2 है, तो फिर नहीं कंसीडर करेंगे। आपके परिवार का कोई और है, डायरेक्टली कोई मतलब कॉमन नहीं है, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मना ही नहीं। राजीव अग्रवाल सर। सर आप भी सर बोलिए सर इसके ऊपर।
जी सर। हाँ सर, इसमें क्या है कि जैसे मालूम पड़ा, आपने बताया कि सिस्टर कंसर्न है, और सिस्टर कंसर्न में चूंकि आपका कहीं पे भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज ए पार्टनर, एज ए डायरेक्टर जो भी है, लेकिन मान लीजिए आपकी सिस्टर कंसर्न है जिसमें आपकी वाइफ पार्टनर है, और हो सकता है कि उसमें कोई सिक्योरिटी ऐसी लगी हुई है जिसमें आप को ओनर है सिक्योरिटी के, भले आप उसमें पार्टनर नहीं है, लेकिन मे बी यू आर को ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज मॉर्टगेज इन द सिस्टर कंसर्न, जी तो सर, थोड़ा आपके वो सिविल में थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, थोड़ा लाउडली, या इसको पास में रखिए सर प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टर कंसर्न है, और सिस्टर कंसर्न में आपकी ऐसे मिसेस जो है वो पार्टनर है, और उसमें जो सिक्योरिटी मॉर्टगेज की हुई है वो सिक्योरिटी ऐसे नाम से है जिसमें आप को ओनर है जी मे बी, जी। तो उस केस में यू विल बी गारंटर, तो जब आप गारंटर होंगे तो आपके सिविल में इफेक्ट हो जाएगा उसका, अगर वो अकाउंट एनपीए होगा तो। सर ये मेरा अगला क्वेश्चन तो आपने पहले ले लिया सर, ये मेरा क्वेश्चन ये भी आ रहा था दीपक सर, मेरा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि अगर मैं कहीं गारंटर हूं और वो लोन अगर डिफॉल्ट है तो सर यहाँ भी कोई इम्पैक्ट आ गया मेरी एलिजिबिलिटी के ऊपर? आपके आ सिविल जाएगा में सर। आ जाएगा, सिविल में आ जाएगा, एज गारंटर आएगा। लेकिन सर मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा सर आपसे थोड़ा सा सर लेकिन मैं इस पर क्लियर करता हूँ, वैसे केस में भी हम लोग नहीं रोकते। एज बोरोवर आपका आ रहा है कहीं और सिविल में, तब तो रोक लगाते हैं। एज गारंटर आ रहा है तब नहीं रोकते हैं, जो हमारे यहाँ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अब हम बिल्कुल मैच करके सर, मेरा भी यही मानना है सर कि जहां पर मैं बोरोवर हूँ वहां अगर मैं डिफॉल्टर हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा, लेकिन जहां पर मैं को एप्लीकेंट हूँ, चूंकि बोरोवर और कोई है, मैंने वो गारंटी दी हुई है, मेरा वो मिलने वाला था या फ्रेंड था या मेरा रिलेटिव था, इसलिए मैंने वो गारंटी दी, और वो डिफॉल्टर है, आई एम नॉट डिफॉल्टर, ही इज डिफॉल्टर। राजीव अग्रवाल सर। हाँ, लेकिन सर बारोवर एंड गारंटर पोजीशन ऑफ सेम ऑफ बोथ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ बैंक आई, जी तो क्या होगा इसमें हायर अथॉरिटी से वी हैव टू टेक अ डेविएशन, दिस इज द कंडीशन, जी मे बी अलॉट, इट मे नॉट बी अलॉट, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव पार्ट है ये, केस टू जी। केस बेस पे ना पड़ेगा, मतलब कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके सर, ओके सर। दीपक सर एक चीज और मैं यहाँ पूछूंगा सर आपसे, सर क्या कोई नेगेटिव लिस्ट भी है क्या कि हम बिल्डर को नहीं करेंगे या ज्वेलर को नहीं करेंगे या इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं करेंगे, इस तरह की कोशिश थोड़ी इसके लिए सर? नहीं, गोल्ड में हमारे बैंक में पार्टिकुलरली गोल्ड के और ज्वेलर्स के केस में ये है कि वो पावर हम लोगों को है नहीं। वो एक सेपरेट सर्कुलर से डील होता है, जिसमें हमारे यहाँ चूंकि गोल्ड के लोन कुछ ज्यादा खराब हुए, बाकी और किसी सेक्टर में या कोई चीज में किसी में कोई निगेटिव नहीं है। इससे इंडस्ट्री आउटलुक से हम लोग नहीं देखते हैं। जीईसीएल तो केवल एग्जिस्टिंग को देख रहे हैं, वो इंडस्ट्री आउटलुक किसका निगेटिव है पॉजिटिव है, ये कोई फ्रेश लोन कर रहे हैं, ये एक तरह से हम लोग इसको फ्रेश लोन ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, इसको फ्रेश इन्हांसमेंट मान रहे हैं, तो उसको एक एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं, तो उसमें कोई निगेटिव लिस्ट नहीं है। कोई नेगेटिव हमारे लिस्ट नहीं? पावर का इशू है गोल्ड के लिए कि वो हेड ऑफिस के बोर्ड को पावर है, नीचे नहीं कर सकते, हमारा उस सेगमेंट में खराब है, बाकी और किसी सेगमेंट में कोई इशू नहीं है। एजुकेशन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि इसमें भी ना शुरू में जो गाइडलाइंस है उसको भी अभी मल्टीपल टाइम्स जो है इसमें क्लेरिफिकेशन आया है, बढ़ा है। पहले जो नहीं एलिजिबल होते थे वो एलिजिबल हो सकता है, कल कोई आ जाए SMA 2 में भी देना है, अभी तक तो नहीं है, तो अभी हमारे हिसाब से इनएलिजिबल है। अगर कल को एलिजिबल हो गया, जैसे पहले ट्रस्ट सोसाइटी में भी प्रॉब्लम थी, तो एजुकेशन वाले हमारे यहाँ ट्रस्ट सोसाइटी है, तो उनको नहीं मिल पा रहा था, अब सबको क्लेरिफिकेशन आता गया, मिल गया। प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन का शुरू में क्लेरिफिकेशन नहीं था, 20 जुलाई को जो है उन्होंने FAQ डाला, तो जो हमारे यहाँ सर्कुलर आई तो उसमें उसको क्लियर कर दिया कि नहीं दे सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो उनको भी बुलाया, उनको भी दे रहे। सर ये दो बड़े मैसेज, शायद सभी मेरे सीजन सुन रहे होंगे, ये दो बड़े मैसेज है। नंबर वन, यदि कोई आपका प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीकेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए भी ये स्कीम बिल्कुल एलिजिबल है। क्लियर कट FAQ के अंदर ये मैसेज आ गया है कि अगर आपका रनिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी वो एलिजिबल है। सेकेंडली, एजुकेशन सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम थी पहले कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर सोसाइटीज में होती थी वो, और सोसाइटी में कहीं ना कहीं जाके डिस्प्यूट था कि उसको देंगे नहीं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई कि एजुकेशन सेक्टर भी इसके लिए एलिजिबल है। राजीव अग्रवाल सर, सर काइंडली एनलाइटर, ये सही है ना? बिल्कुल सर, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर बिल्कुल सही है, हाँ सही है बात, मतलब ऐसा कोई भी नेगेटिव वो नहीं है, किसी को हमें नहीं करना है। नहीं, ये सर सर जो प्रोजेक्ट रनिंग के अंदर है, वो रनिंग वाला प्रोजेक्ट भी अलाउ है ना सर इसके अंदर? अलाउ है सर, अलाउ है।
और जो एजुकेशन जो सोसाइटी है सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत सारे चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, या यूं माने कि मैक्सिमम पार्ट सोसाइटी में चल रहा है, तो वो इसका पार्ट बन रहा है ना सर? पार्ट बन रहा है। अब पंकज कब्दल जी, संजय जी आ गए क्या? जी सर, संजय जी आ गए क्या? संजय उपाध्याय जी अभी आए थे सर, लेकिन एक्चुअली उनका जो माइक है वो ऑपरेटिंग में नहीं आ रहा है। एक्चुअली इट इज नॉट शोइंग द माइक आफ्टर द कैमरा, ओके, बिफोर द कैमरा। यस, तो शायद उन्होंने वो चेंज किया था ना, उन्होंने हैंडसेट चेंज किया था ना कुछ। हाँ जी, हाँ, इट इज अ मिस्टेक ऑफ द हैंडसेट आल्सो। उसमें हो सकता है कि उनका ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है। एक बार रंजीत जी से अपने झांसी वालों से बात करिए ना, एक बार देखेंगे। रंजीत जी एक बार सर आप बात करिए, मैं बात कर लेता। हाँ, झांसी चेयरमैन उनसे बात करिए सर एक बार प्लीज। दीपक सर कंटिन्यू चलूंगा सर, आगे सर कंटिन्यू। सर यदि मान लीजिए मेरा कोई अकाउंट था, वो पहले एनपीए था या वो पहले कभी एसएमए 2 में आया था, बट 29 फरवरी को इट वाज ओके, इट वाज स्टैंडर्ड और एसएमए 0 और एसएमए 1, तो सर क्या कोई इस पे कोई इंपैक्ट रहेगा मेरी एलिजिबिलिटी के ऊपर? नहीं, कोई नहीं। 29/2 में क्या स्टेटस है, बस उसी ही हमें देखना है। पहले क्या हुआ था उससे नहीं मतलब। सर मैं कंटिन्यू एक चीज और करूंगा सर, यहाँ पर जो मेरा कंडक्ट ऑफ अकाउंट है, क्या सर ये भी कोई इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर? माय कंडक्ट ऑफ अकाउंट वाज नॉट गुड ड्यूरिंग दैट पीरियड। नहीं, इसमें कुछ नहीं। अगर कंडक्ट इतना खराब है कि वो एसएमए 1 तक ही जाकर रुक गया है, तो फिर उससे ज्यादा हमें डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना। हमें थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। राजीव सर कुछ बोलिए। हाँ सर बिल्कुल, आई endorse whatever he said. अच्छा ओके सर, देखिए सर सबसे पता है सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है सर, जो मैं फील कर पा रहा हूँ सर, कि इस कोविड से सर कोविड से बाहर निकलने का जो साधन है वो ले दे के, एक है पॉजिटिविटी। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी और हम पॉजिटिव है ना, हम सर सर्टेनली बाहर निकलेंगे इससे। और आप दोनों से बात करके मुझे लग रहा है जितनी पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, शायद ये पॉजिटिविटी हमको आगे लेके जाएगी सर, क्योंकि बैंकर्स जिस तरह 24/7 काम कर रहे हैं, रियल इकोनॉमिक वॉरियर आप लोग ही हो सर। अगर आप लोग इस तरह काम नहीं करते होते तो जहां तक आज इकोनॉमी पहुंच चुकी है, यहाँ तक आना इम्पॉसिबल था। सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी आप लोग हो सर, क्योंकि आपसे कब कौन कहाँ आके मिल ले, रोज हर घंटे में एक नए आदमी आके मिल ले और आप उससे मिल रहे हो और कंटिन्यू काम चल रहा है सर, एक ये बड़ी चीज है। और सर मेरा मानना यही है सर जी, at the same time sir, you all are our extended business partners, on that basis we take a decision। और कई बार होता है कि आप लोगों ने कह दिया साहब ठीक है ये हो जाएगा, तो we just follow कि ठीक है साहब, सीए साहब ने कह दिया हो जाएगा, ये इवन कैपिटल इन्फ्यूज हो जाएगी, ये प्रमोटर कह रहा है, बैंक भी मान ले रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सीए साहब कह दे कि साहब हो जाएगी। वन सीए साहब सेट कि यहाँ हो जाएगा, we just follow क्या हो जाएगा। यस you are our extended business partners। सर हम इसको फॉलो भी करते हैं सर, हमको पता है ना सर, हमको अच्छे से पता है कि अगर मेरा क्लाइंट ग्रोथ करेगा तो मैं ग्रोथ करूंगा, और उस क्लाइंट की ग्रोथ के लिए सर मैं वर्किंग कर रहा हूं सर। मेरा पर्पस यही है सर, मेरा पर्पस यही है सर। We are working to upgrade the society, to uplift the society। जी सर, जी बिल्कुल सर। और सर कोविड से जो बाहर निकालेगा ना सर, वो बाहर सर ये निकालेगी पॉजिटिविटी। जो सर हम कितनी दवाई ले लें या कितना काढ़ा पी लें या कितना योगा कर लें, यदि हम पॉजिटिव नहीं है तो शायद वो दवाई या काढ़ा वो योगा वो काम नहीं करेगा सर। काम जो करेगा वो काम करेगा हमारी पॉजिटिविटी, वो जो प्लस है ना वही आगे हम 20+ लेके जाएगा सर। तो सर कहते भी ना परिवार में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यस वो चीज है। यस सर। तो सर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ सर, मैं तो इसको ऐसे बोलता हूँ कि यूं तन्हा बैठ कर ना देख, हाथों की लकीर अपनी। अब आप देखिए आवाज सुन पा रहे हैं, बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर। आ रही है ना? हाँ संजय जी आवाज आ गई है संजय जी। थैंक यू संजय सर यस सर, संजय सर यस सर, वेलकम। नमस्कार। संजय सर इज नाउ लाइव सर, कनेक्टेड है जी। सर बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था सर। अरे नहीं, वेरी सॉरी। अरे नहीं सर, वेलकम सर। सबसे पहले मैं सर आपसे यही पूछूंगा सर कि आपको सर अब तक की जो जर्नी दिख रही है सर, आपको क्या लग रहा है, क्या सर इकोनॉमी हमारी रिवाइव कर चुकी है? क्या स्पीड और किस तरह सर आगे इसको हम बैंकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके इसको किस तरह आगे बढ़ाएं सर? यस सर। देखिए सीए साहब, हम जो है राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें लंबी जर्नी तय करनी है, जिसकी शुरुआत हम बैंकर्स और आप जैसे लोगों के सहायता से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान होता है और स्टेप वाइज समाधान होता है।
अभी तक जो हम लोगों ने किया है, कोविड-19 के अंतर्गत भी 100% पार्टिसिपेशन दिया और सहायता किया। उसके बाद GECL में भी 100% कर रहे हैं, और बहुत सारी जो क्वेरीज थी आप लोगों की या कस्टमर्स की GECL के अंतर्गत, उसका समाधान ऑलरेडी हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कोविड-19 और GECL के अंतर्गत हमारे यहाँ 100% सैंक्शन और वितरण हो चुका है, जो भी एलिजिबल बोरोवर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी निश्चित रूप से रिवाइव करेगी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मेरा भी यही मानना है सर, जो जो मोदी जी बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन, हो सकता है उससे आगे पहुंच जाए, क्योंकि अब चाइना के पीछे लोग मुद्रा पड़ चुके हैं और चाइना अलग अलग हो गया। जब वहां से जब एक बार ये कोविड का मसला खत्म होगा सर, जिस तरह रसिया अपनी वैक्सीन ला चुका है, तो हम भी ये मान चलेंगे बाई दिसंबर एंड किसी हालत में इंडिया में मेरे ख्याल से वैक्सीन आ जाएगी सर। मेरे ख्याल दिसंबर एंड होगा नहीं, और जो 2021 होगा वो 100% वो हमारा होगा, और हम साथ मिलकर सर इस कहानी को 5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, और ये इसको हम लोग एक मौके के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए सेटबैक नहीं है, बल्कि एक चांस है सर। मौका तो हो गया सर इस कोविड ने सर। मैं कह रहा हूँ ना, ये कोविड की बदौलत है कि आप हम लोग सर 300-250 CA यहाँ सर वर्चुअली बैठे हुए हैं, हम लोग मिल गए। अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद संजय जी, दीपक सर और राजीव सर, हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह कोई चांस था ही नहीं। और सर मेरा एक और मानना है सर, इस वक्त में सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि नेटवर्किंग बढ़ाने का जो मौका मिला ना, शायद इतनी नेटवर्किंग हम कभी नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमारे पास काम ही यही है कि हम फोन से बात करें, और जितने नेटवर्क बढ़ा पाएंगे ये सारी नेटवर्किंग हमारी एसेट है। इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है सर। जो डाटा है इस जमाने में, जो 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 वैल्यू है वो डाटा की वैल्यू है सर। और जितना डाटा गैदर हम कर पाएंगे, शायद हम कभी नहीं कर पाए थे। पहले हमारा यही काम था, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और अब हमारे पास काम करने की चीजें बहुत सारी हो गई सर। अब हमारे पास निकल गई। बिल्कुल, हम अपने रेंज को क्लियर कर लिए, रेंज को, दायरे को बढ़ा लिए हम लोग। बिल्कुल सही, और हम लोग बेटर काम कर पाएंगे। अब तो सर दायरा बचा ही नहीं सर, अब तो दायरा बचा ही नहीं। हम अब तो लोग भूल के दायरा कोई है ही नहीं। संजय सर एक कंटिन्यू सर आपसे करूंगा एक क्वेश्चन और सर मैं। यस सर ये जो हम जो बातें कर रहे हैं सर, सारी बातें कर रहे हैं 20% की सर, इसके अलावा भी सर जो नए प्रोजेक्ट के लिए या नई इंडस्ट्री के लिए या ग्रीन फील्ड के लिए सर, हम उतने एग्रेसिव हो चुके जितने एग्रेसिव पहले थे। देखिए, हम लोग जो नए प्रोजेक्ट हैं उसको उसी वे में कर रहे हैं एज पर डिमांड, जैसा पहले करते थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कम कर रहे हैं या एग्रेसिव हैं। हम जैसा पहले करते थे स्वतः वैसा ही करते आ रहे हैं। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है सर? नहीं, हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वैसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर मेरे ख्याल से इस कोविड के अंदर से जो नए आइटम बढ़ चुके हैं, जो पहले सोचा ही नहीं होगा, हम मास्क की बात करें या सैनिटाइजर की बात करें, या जो वे ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है सर। अब तो मास्क भी ऐसे आने लगे कि 300 रुपए का 600 रुपए का एक मास्क किया, या लग्जरी मास्क, गोल्ड मास्क भी आने लगे। तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी है सर मेरे ख्याल से। और जितना आप लोग साथ देंगे, जितना बैंक का साथ देंगे, क्योंकि फाइनेंस तो ब्लड है बिजनेस की। नहीं, हम लोग कर रहे हैं इस फील्ड में भी हम लोगों का ध्यान है, और इस फील्ड में हम नए एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, सैंक्शन भी दे रहे हैं। जी सर। दीपक सर नए लोग आ रहे हैं सर, नए को हम फंड दे पा रहे हैं सर? दोनों अलग अलग सर, नए लोग आ रहे हैं क्या और हम नए को दे पा रहे हैं क्या? नहीं, एक थोड़ी सी गति तो कम है। पहले जिस तरह से प्री कोविड आता था उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी फंड ले लिया, बैंक का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, ये वो, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन फिर भी नए जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह के मामले में आ रहे हैं प्रपोजल हमारे पास, राइस मिल के भी आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ जैसे 1-2 मास्क वाला जो बोला, मास्क और सैनिटाइजर इस टाइप का जो इक्विपमेंट का था उसका भी आया था, तो उनको भी कर दिया। चंडीगढ़ के किसी कंपनी से उनका बड़ा टाई अप है, तो वैसा केस आ रहा है, तो वो निकल रहा है एज इट इज पहले। लेकिन हाँ, ये तो महसूस होता है जैसे बाजार धीमा हो गया, हमारा भी बाजार धीमा थोड़ा है। यस, पहले जितना फ्रीक्वेंट जैसे लोग आते थे उतने नहीं आते। यस सर। वो भी मतलब अपना इन्वेस्टमेंट था, माहौल देखकर फिर थोड़ा स्लो ही चल रहा है। राजीव सर आपसे भी कमेंट चाहिए सर, क्योंकि बड़ा बैंक है सर आपका भी, सबसे बड़ा बैंक आपका ही है। तो किस तरह लग सर हम लोगों को सर आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं सर, लोग बढ़ पा रहे हैं लोग? हाँ सर, बिल्कुल नए प्रपोजल आ भी रहे हैं, लग भी रहे हैं, और बैंक की अप्रोच में कोई कमी नहीं है कि कोविड की वजह से हमारा अप्रोच में कोई चेंज आया हो या हम कम करना चाह रहे हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो प्रपोजल्स आ रहे हैं।
राजीव सर शायद नेटवर्क वो का इशू आ ऐसे गया। नहीं आ रहे हैं जो लग्जरी आइटम को बनाने के लिए लग रहे हो। पंकज जी शायद प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। मुझे लगता Hello. है सर उनके एंड पे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो रही है। लो हाँ बैंड राजीव सर दोबारा बोलिए प्लीज सर। राजीव सर हाँ सर, ऐसा नहीं है कि बैंक के अप्रोच में कहीं कुछ चेंज आ जाओ कोविड की वजह से। वी आर जस्ट जैसे पहले कर रहे थे अभी कर रहे हैं। हाँ, ना तो ओवर एग्रेसिव है कि बहुत ज्यादा नेट को ढूंढा जाके, और ग्लोबल जो आ भी रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो एसेंशियल आइटम्स हैं। जो लग्जरी आइटम पे लोबर अभी कम फोकस कर पा रहे हैं नए प्रोडक्ट के लिए खासतौर से। तो जैसे राइस के हैं, दाल इंडस्ट्री के हैं, सोलर पावर के हैं, इस टाइप के अच्छे प्रपोजल्स आ भी रहे हैं और हम वी आर डूइंग। सर मैं कंटिन्यू एक क्वेश्चन करूँ सर आपका। अच्छी चीज मुझे सबसे आज जो हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें अच्छी चीज निकल गई आ रही सर। जो मेरा अगला क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकल जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन सर सोलर के ऊपर ही था। अभी जब रीवा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया और सर उनका एक वर्ड था कि सोलर है तो श्योर है, ये उनका वर्ड था। और सर बार बार हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, और सर आत्मनिर्भर के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो। जब तक हम पावर के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे सर, मेरे ख्याल से जो बाकी की सेल्फ डिपेंडेंट है वो उतना पॉसिबल नहीं होगी। तो सर जो सोलर प्लांट की हम बात कर रहे हैं सर, सब जगह कंटिन्यू सर अभी एक जो मेरे ख्याल से कुसुम योजना भी आई हुई है भारत सरकार की, उस कुसुम योजना के अंदर 2 किलो मेगावाट तक के पावर प्लांट लगाने की परमिशन भी मिल रही है। वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि वो कोलेटरल फ्री कंटिन्यू लोन मांग रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक किसान हो गया फार्मर जिसकी जमीन पर वो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, और सर एक हो गया डेवलपर। अब सर डेवलपर के पास में बहुत मुश्किल है कि वो बराबर की आपको कोलेटरल दे दे। तो सर क्या कोई इस तरह की स्कीम या कोई इस तरह का कोई प्लान हमारा है कि हम सोलर प्लांट के लिए लोगों को मोटिवेट कर सके और हम उनको फंडिंग कर सके? राजीव अग्रवाल सर। हाँ, सोलर के लिए वी आर डूइंग, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोलेटरल 100% होने चाहिए, 60% होने चाहिए, 70% होने चाहिए। इट ऑल डिपेंड केस टू केस बेसिस कि किससे टाई अप है, किस रेट पे टाई अप उनका हो रहा है, कौन परचेज करेगा, कहाँ पे लगा रहे हैं वो, वहाँ पे क्या उसकी अवेलेबिलिटी है सनलाइट वगैरह की। इट ऑल डिपेंड्स, दैट इज नॉट कैन वी कांट से कि मतलब 100% होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोई अगर कंपल्सरी नहीं है, इट इज वायबल, वी आर डूइंग। दीपक सर आपके भी कमेंट चाहिए सर इसके ऊपर। सर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है सर, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर की, तो एनर्जी में आत्मनिर्भर होना मतलब बहुत बड़ा हमने गढ़ जीत लिया। नहीं, इसमें यही है जो अभी हमसे पहले वाले साहब ने कहा कि वायबिलिटी जो है वो मस्ट है, क्योंकि इसमें ये बहुत लॉन्ग पीरियड का लोन होता है, 24-25 साल के लिए उनका होता है। उससे अमाउंट भी काफी साइजेबल होता है, 15 करोड़ 20 करोड़ इस तरह से। अब क्या है कि वो फार्मर से लीज पर लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो है हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। कोलेट्रल बहुत प्राइमरी ही इसमें ज्यादा होता है, और हमारा है कि 135% क्या है, तो फिर हम कोलेट्रल के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं करते। उससे कम है तो उसको कोलेट्रल से पूरा करते हैं कि 135% एटलीस्ट लोन अमाउंट का हो, क्योंकि लोन बहुत लॉन्ग पीरियड का है, उनको भी पैसे धीरे धीरे मिलेंगे। अवेलेबिलिटी है चीज है, क्योंकि इसमें नॉर्मली गवर्नमेंट से ही इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, परचेजर गवर्नमेंट है, इसलिए इनके पैसे फंस जाएंगे वैसा भी डर हमें नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन होने के बावजूद हम लोग इसमें करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर प्राइमरी सिक्योरिटी है इस हिसाब से है कि वो कवर कर रहा है 135%, तो फिर कोलेट्रल अगर घट रहा है तभी मांग। संजय सर। यस सर। संजय सर, एक बड़ा इश्यू सर ये, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों ने हेल्प कर दी सर, मेरे ख्याल से हम जो एनर्जी के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो गए पावर के अंदर, तो एक बहुत बड़ा शायद काम होगा सर ये। यस नहीं सर हम बिल्कुल कुछ कर पा रहे हैं सर, हमारे पास है सर ऐसी कोई स्कीम सर जहाँ बिना कोलेटरल के? नहीं, सोलर के लिए सर, सोलर के लिए देखिए अभी तक तो ऐसी नहीं है विदाउट कोलेटरल, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व के सर ने कहा, ये उसके साइज पर डिपेंड है कि प्रोजेक्ट साइज क्या है और वो किसके साथ टाई अप कर रहा है। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और किसको सप्लाई की जाएगी, इसको देखते हुए कोलेटरल वेव किया जा सकता है, जैसा कि अन्य लोन के साथ हम करते हैं। और अभी तक स्पेशल स्कीम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो हमारे पास बन के आ जाए, तो हम लोग और ज्यादा उसमें कर पाएंगे।
थैंक्स। सर मेरा पर्पस ये था सर इस मुद्दे को उठाने का, चूंकि आप लोग तीनों एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हो सर, अगर आप लोग उस कहानी को ऊपर लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं सर चीज आगे बढ़ेगी। मेरा पर्पस बिल्कुल एग्जैक्टली यही है सर। बिल्कुल यहाँ हम बिल्कुल ले इसीलिए जाएंगे बैठे और हुए हैं। बढ़ाएंगे। हाँ मेरा मेरा बिल्कुल। मेरा पर्पस एग्जैक्टली यही सर, और कोई Yes, पर्पस sir. नहीं है। एक सर एक क्वेश्चन में और लूंगा सर, उसके बाद अभी आगे चलते हैं सर। राजीव जी। अग्रवाल जी एसबीआई से। सर जनरली सर लोगों का ये रहता है कि सीजीटीएमएसी में बैंकों का इंटरेस्ट कम रहता है विदाउट कोलेटरल के अंदर, ज्यादातर कहीं ना कहीं हम कोलेटरल की डिमांड करते हैं। तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आई फुल्ली डिसएग्री। ओके कुछ बोलिए सर इसके ऊपर सर, बहुत क्योंकि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर बहुत इंटरेस्ट है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने जान लगाता है सर। क्योंकि सर मेरी बात सुनिए सर, मेरा मानना ये है, और शायद आप भी एग्री करेंगे, राजू दीपक सर बैठे हुए, संजय सर बैठे हुए, कि सर कहीं क्लाइंट आपके ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू किया होगा 10 लाख से, 20 लाख से, 50 लाख से, और सर आज उन लोगों की लिमिट 10-10, 20-20 करोड़ की लिमिट उन लोगों की है, और वो लोग अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनिशियल वे में उनको हेल्प कर दी तो वो लोग एक अच्छी हेल्प मतलब ग्रोथ कर रहे हैं सर। यस सर राजीव सर। सर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे लोगों को हमने 5 लाख का या 10 लाख का साइकिल को रिपेयर करके लोन दिया था, आज वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो ये ना बिल्कुल सही कहा, कोई भी जो एक छोटा सा बीज है उसी को पेड़ बनना है, फल देना है। तो वी हैव टू कैटर बोथ द पर्सन, द ट्री जो हमको फ्रूट दे रहा है, और एक ऐसा जिसमें फ्रूट बनने की संभावना है आगे चल के। तो बोथ थिंग वी आर केयरिंग। तो कहीं पे लगता है कि यहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, बट प्रोजेक्ट इज वायबल, आगे बढ़ जाएगा ये, तो देयर इज नो हार्म टू टेक अ सीजीटी कम से कवर। और सर मेरा एक सर आगे एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, कहीं ना कहीं बातें चल रही है, सर कि जो सीजीटी में लिमिट 2 करोड़ की है, या बढ़ के 3 करोड़ या 5 करोड़ सकती है। अगर सर ये 3 करोड़ या 5 करोड़ होती है तो प्लीज सर आप लोग भी हाथ लगाइएगा सर, आप लोग पुशअप करिएगा इसको, आपका पुशअप बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। जी सर, जी दीपक सर। हाँ, इसमें थोड़ा अब देखिए अमाउंट कहाँ तक सीजीटीएमएससी से कवर होगा ये तो बढ़ा देंगे, लेकिन सीजीटीएमएससी बदले में क्या देगी अगर वो नहीं बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि 50 लाख तक ही कवर करती है वो, और हमारा जो है 2 करोड़ तक लोन, तो हमारा वो लोन वो हो जाएगा ना, मतलब कोलेटरल भी हमने लिया नहीं है, इन केस खराब हो गया बैक ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो साथ साथ सीजीटीएमएससी को भी जो अगर कोई अकाउंट खराब हुआ तो अमाउंट का कवरेज बढ़ाए तो थोड़ा और हमें मदद मिलेगी। हाँ सर, ये मेरा भी ये मानना है सर। मेरे ख्याल से बैंक वाले यहाँ पर कहीं उनकी इच्छा रहती है कि ये हाइब्रिड हो जाए। पार्टली अगर सिक्योरिटी कवर हो जाती है तो कस्टमर का टेंशन क्रिएट हो जाता है, और कस्टमर का अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो शायद वो उस बिजनेस को बढ़ाने के अंदर भी जान लगा देगा। एग्जैक्टली मेरा भी ये मानना होता है सर यहाँ पर। अब हमें पता चलेगा इसमें 40 लाख ही मैक्सिमम मिलना है, अब तुम 2 करोड़ करो चाहे 10 करोड़ कर दो, तो हमारे भी तो भाई अल्टीमेटली तो बैंक हम ही से पूछता है हमने किया है तो भैया आपके कारण से ये अकाउंट में कैसे रिकवरी आएगी बताओ। संजय सर। हाँ यस सर आपके भी कमेंट चाहिए सर सीजीटीएमएससी। नहीं ठीक है, जो सर ने बताया अभी कि हम देखिए सबसे पहले तो सीजीटीएसएमई के आने से एक द्वंद्व है, मॉडर्न बैंकर और पुरातन बैंकर, है ना। जो लोग जैसे हम लोग हमेशा से कोलेटरल प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स वगैरह लेकर किए हुए हैं, तो हमें थोड़ा एक तरह से ये स्विच ओवर है। जो नए बैंकर हैं हम खुद कह रहे हैं कि हमें सीजीटीएसएमई और मुद्रा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम पुराना जो अनुभव है हमारा प्रॉपर्टी के प्रति वो बहुत अच्छा नहीं है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग इसको इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ कवरेज है एनपीए डिफॉल्ट होने के बाद उसको बढ़ाया जाए कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो हम लोग उसमें और आगे बढ़ सकते हैं पूरी हिम्मत के साथ। यस सर यस विकास जी, विशाल गोयल जी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर एट 6:30 PM। सर हम सर स्टार्ट करेंगे 6:30 पे सर, 6:30 पे। यस सर सर जिनको भी कोई क्वेश्चन आस्क करना हो विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर एट 6:30। प्लीज रेज योर हैंड, देन आफ्टर वी विल अनम्यूट। सर थैंक यू वेरी मच सर। ये एक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बड़ा एक क्वेश्चन रहता था कि सीजीटीएमएससी के अंदर बैंक वाले इंटरेस्टेड नहीं। सर मेरा भी ऐसा मानना नहीं है सर, बैंक वाले इंटरेस्टेड है जहां पर लगता है कि प्रोजेक्ट वायबल है, फिजिबल है, बैंक्स आर ऑलवेज रेडी। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि बैंक को खुद के फंड की कॉस्टिंग है, अगर उस फंड को प्रॉपर वे में डिप्लॉय नहीं होगा तो शायद ये मेरे लिए भी बैंकों के खिलाफ। विशाल जी प्लीज, विशाल जी आप हैंड रेज करिए एक बार। विशाल जी हैंड रेज करिए, हैंड रेज
नहीं हैंड रेज, यस सर, अनम्यूट उसको करिए बोलो सर। कि माता से बात कर लो, माता नाम से इसमें फिट था, माता। यस सर प्लीज आस्क। सर एक बात छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहता था, आप बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं। जी जी सर मैं एक्चुअली हमारा ये सौभाग्य है, हमारे बीच में पीएनबी के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टेट बैंक के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सब वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, हमारे बरेली से सब परिचित हैं। हमारे बीच हमारे राजीव अग्रवाल जी हमारे परम मित्र वो भी मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं ये चाह रहा हूँ बॉस ना, ये डिस्कशन जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, बट अगर हमें, क्योंकि इस पीरियड में हमें बैंक की स्पेसिफिक कोई स्कीम्स पता लग जाए कि बैंक चाहता है कि ये स्कीम्स हैं, ये हम अपने एसएससी को बेनिफिट दे सकते हैं, तो अगर वो कुछ ब्रीफ में हल्का सा बता दें कि बैंक अपनी, जैसे अभी तो हम क्वेरी कर रहे हैं, अगर बैंक के अधिकारी को भी अभी कुछ बताना है जो हमारे मतलब की स्कीम्स होती हैं कोई इंपॉर्टेंट, और जिसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट को सहयोग कर सकते हैं, वो पता लग जाए तो तीन चार बैंक हैं सबके, तो उनसे पता वो जानकारी मिल जाए तो मेरे ख्याल से सभी मेंबर्स जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी बॉस। यस सर। सर मैं बताऊं सर आपको, सर मैं बताऊं सर, कोविड के अंदर क्या हुआ सर, दो तरह से स्कीम आई है सर। एक स्कीम तो आई है ये 3 लाख करोड़ वाली, 3 लाख करोड़ स्कीम का सर एक अच्छी चीज क्या है सर, ये कंपलसरी है, यहाँ पर कोई सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ये प्री सैंक्शन लोन है। यहाँ पर ऑप्शन आपके असेसी के पास है, आपके कस्टमर के पास है कि वो ना ले, यहाँ पर बैंकों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो ना दे, उनको देना पड़ेगा। अब सर इस कोविड के अलावा से ये जो 20% स्टिमुलस पैकेज आया सर, इसके अलावा क्या सर, हर बैंक की अपने अपनी स्कीम आई है, और सब बैंकों की जो स्कीम थी वो सर बस वही मेरी जानने की इच्छा थी। सर मैं आगे आ रहा हूँ, सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा होता। सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 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 मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। अभी सर तीनों बैंकर से मैं अलग अलग पूछ लूंगा कि इनकी स्कीम जो थी वो अभी इफेक्टिव है या वो इफेक्टिव नहीं रही। मैं तीनों बैंक अलग अलग पूछ रहा हूँ सर। आई थिंक दैट विल बी मोर रेलेवेंट फॉर अस। यस सर, यस सर। दीपक सर, दीपक सर, सर इस 20% के अलावा जो मेरा मानना है, पहले सर मैं ऐड कर दूं, उसके बाद सिर्फ आप प्लीज ऐड करिएगा। इस 20% के अलावा जो गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया था सर, एक तो वो दिया था मार्जिन में कम करके, और जो मार्जिन में कम करा, डेटर्स का मार्जिन और स्टॉक का मार्जिन, इन दोनों में जो कमी के थ्रू हुआ, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 10-12% के आसपास रिलीफ यहाँ पर भी कस्टमर को डायरेक्टली नहीं मिलके वो मिला है इनडायरेक्टली। इसके अलावा सर जिस तरह बीओबी की 10% की स्कीम थी सर, आपकी भी कोई स्कीम थी क्या, और अगर वो थी तो अभी इफेक्टिव है क्या दीपक सर? 30/9 तक इफेक्टिव है वो 10% वाली। कब तक है सर? 30/9 तक, 30 सितंबर तक। ओके। और वो 10% का ही है ऑन लिमिट। ये 29/2 वाली जो है ऑन बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जो 20% गवर्नमेंट की स्कीम है। यस। CF करके हमारे यहाँ स्कीम है, क्रेडिट इमरजेंसी, कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फंड। जी जी जी। वो 30/9 तक हमारे यहाँ वैलिड है। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को उसमें ज्यादा फायदा होता है। मान लीजिए जैसे क्रेडिट बैलेंस था मेरा 29/2 में, तो मेरा GECL नहीं बन पाता, लेकिन CECF में लिमिट पर 10% मेरा बनता है। मान लो 25 करोड़ का लोन था तो 2.5 करोड़ लोन बन जाएगा, तो वहां का भी लोग फायदा ले रहे हैं। और अभी भी इक्का दुक्का अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही लार्ज स्केल में पहले कर दिया, बाद में GECL वाली स्कीम आई तो इसमें कर दिया। विशाल जी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे पीएनबी ने बोला इनकी 10% की जो स्कीम है वो है सैंक्शन अमाउंट के ऊपर, और जो अपना जो GECL है वो है आउटस्टैंडिंग के ऊपर। लेकिन दोनों का एक फर्क और है सर, GECL जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग लोन। सर यहाँ पर मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है सर कि अपने जब सीए साथियों से इसको एटलीस्ट सैंक्शन करवा के रखे सर। यहाँ कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, नंबर 1, यहाँ कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी है। और सर कई जगह इतना फायदा हो रहा है सर कि आपका जो पुराना लोन है और जो नया लोन मिल रहा है उसमें 3 से 4% तक का फर्क है। इस कोविड के अंदर बड़ी कमाई यही है कि हम खर्चों को कम कर लें। दुनिया यही बोल रही है कि शायद कमाई होना पॉसिबल नहीं हो रहा, अगर हम अपने खर्चों को कम कर लेंगे तो वो भी अपने आप के अंदर एक बड़ी कमाई है। सर राजीव सर आपके भी कोई स्कीम सर अलग से है सर? राजीव अग्रवाल जी SBI से, राजीव अग्रवाल जी, पंकज जी शायद कहीं निकल गए कि राजीव अग्रवाल जी मुझे दिख नहीं रहे। No, he is there, but he is not unmuted himself. सर एक बार आप चेक करिए। संजय सर। यस सर। संजय सर। यस सर। CBI सर, CBI डर लगता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI के नाम डर लगता है तो ये आप ही की बैंक है। ये आप ही की बैंक है, डरने के। हाँ बताइए।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 20% GCL के अलावा सर आपकी भी कोई स्कीम है सर इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये 10% वाली जो स्कीम है ये 30/9 तक हमारे यहाँ भी वैलिड है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि चूंकि GCL में हमको आउटस्टैंडिंग देखना है 29 फरवरी का, लेकिन इसमें हमको सैंक्शन अमाउंट का 10% देना है, जो अभी चल रही है वो 30/9 तक वैलिड है। ओके, आपकी 30/9 तक है जी। कोविड-19 विशाल जी अभी क्लियर हो गया। विशाल जी कुछ बोल रहे हैं आप? ये भी क्लियर हो गया। हाँ ये सर, भी क्लियर हो गया। इनकी स्कीम भी 30/9 तक है और बीओबी भी सर मैं क्लियर हूँ, बीओबी 30/9 तक इफेक्टिव है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आइडिया है पूरा सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस फर्दर। सर ये इसमें क्या ये 30/9 से आगे भी बढ़ने की संभावना है? सर नहीं सर, मेरे ख्याल सर ये क्वेश्चन जो है सर, ये क्वेश्चन आज रेज मत करो सर। जितना मैं देख पा रहा हूँ सर डेली गवर्नमेंट सर पूरा निगाह रख रखी है सर। हो सकता है सर ये जो मोरेटोरियम दिया हुआ है इट माइट बी इंक्रीज सर, लग रहा है सर, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी निगाह रख रखी है सर। और आज हम 13 अगस्त से बैठे, मेरे ख्याल से ये जो कहानी आएगी सर ये आएगी 25 अगस्त के आसपास, क्योंकि मोदी जी भी और निर्मला मैडम भी इस मामले में पूरी निगाह रख रखे हैं। अनुराग ठाकुर जी भी, जहां कहीं रिक्वायरमेंट हुई मेरे ख्याल से संजय अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। हेलो, चलिए हमारी बात बन वाली है। अब तो ले मैंने इस मामले में थोड़ा सा आप लोगों से ज्ञान मिल जाता है थोड़ा। संजय अग्रवाल जी बोलिए। सर मेरी एक क्वेरी ये थी कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में ये हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स को भी एमएसएमई में उन्होंने इंक्लूड करने के लिए कहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल वगैरह बनाना चाहता है तो उसको एमएसएमई में आने के बाद क्या बेनिफिट मिल? सर मैं बताऊं आपको यहाँ पर सर। चलिए आपने अच्छा रहा पूछ लिया, मेरा अगला क्वेश्चन यही आ रहा था। ये कह रहा हूँ ना, आज ये गुड लक है। हर एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो एडवांस में आ रहा है। अभी जो नया FAQ आया है उस नए FAQ में ये बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी पर्सनल कैपेसिटी के लोन है वहां पर एक ही कंडीशन है, MSME की कोई कंडीशन नहीं है। आपने वो लोन लिया हुआ है बिजनेस पर्पज से, चाहे वो CA हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, इवन यदि आपने कॉमर्शियल व्हीकल का लोन लिया हुआ है तो कॉमर्शियल व्हीकल होता है बिजनेस पर्पज से, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हो चुका है। I repeat, any individual loan which has been taken for business purpose is eligible under this scheme। 29 फरवरी 20 का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% उसको। हाँ संजय जी, मेरी क्वेरी ये नहीं है सर कि मैं वो 20% वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं फ्रेश लोन की बात कर रहा हूँ जो एमएसएमई में इन्होंने डॉक्टर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कवर किया है, एमएसएमई में लोन मिल सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ नए प्रोजेक्ट के लिए। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं सर, MSME में सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर लिया है, कोई डॉक्टर या CA स्पेसिफिक नहीं है, सर्विस सेक्टर MSME में आ गया है। और ये जितनी भी स्कीम आई है सर, जितना मुझे आइडिया है, अभी बैंकर्स भी अपडेट देंगे, ऐसी कोई नए लोन की अलग से कोई स्कीम नहीं है सर। सारे बैंकर यही बोल रहे हैं कंटिन्यू कि हम नया लोन दे रहे हैं जहां पर प्रोजेक्ट वाइबल है या फिजिबल है। दीपक सर प्लीज स्पीक। सर अनम्यूट सर, अनम्यूट। सर अनम्यूट। दीपक सर, हाँ सर अनम्यूट हो गए तो वापस म्यूट हो गए सर। सर अनम्यूट करिए सर। हाँ आ रही है बात? हाँ जी सर। ये जो स्कीम है, ये जिसके बारे में अभी संजय जी बोल रहे थे, ये जो है बिजनेस पर्पस के लिए अगर कुछ सेटअप करता है, जैसे डॉक्टर है, नर्सिंग, हमारे यहाँ एक PNB संजीवनी करके स्कीम चलती है, या
उसमें मतलब जैसे नर्सिंग होम सेटअप करना चाहता है, कोई मशीन मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाना चाहता है, उसके लिए आर्किटेक्ट के लिए और इसके लिए वो पर्सनल उनके क्या नेचर है, जैसे अपनी ऑफिस के लिए वो ले रहे हैं लोन या ऑफिस परचेज करना चाहते हैं, तो ये स्कीम हमारे यहाँ पहले से ही सर्विस सेक्टर में। तो वो ओके संजय जी पीएनबी में स्कीम ऑलरेडी है। एमएसएमई का क्या फायदा मिलेगा इसमें? मैं दीपक जी से पूछना चाह रहा था कि एमएसएमई सेक्टर में आने के बाद जो अगर पहले से है तो अब हमको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है फॉर? एक एमएसएमई में इंटरेस्ट रेट जो है और नॉर्मल लार्ज इंडस्ट्रीज से कम हो जाता है, एक चीज। दूसरी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजों का बेनिफिट मिलता है, जैसे आपको कुछ सर्टेन जो है रिटर्न्स वगैरह कम फाइल करने होते हैं, कुछ टैक्स वगैरह में एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट की तरफ से। बैंक से जो होता है एज सच वो ज्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता है, तो कोई स्मॉल लोन्स में कवर होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से उस मॉड्यूल के हिसाब से कम लगता है। संजय जी मैं रिक्वेस्ट करूं सर आपसे, संजय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं सर, इसमें दो फायदे होते हैं सर बेसिकली। एक फायदा तो ये हो गया कि जब पर्टिकुलर बैंक के अंदर अगर एमएसएमई वाला है तो थोड़ा सा रेट का फर्क पड़ता है, और सर एक मेन डिफरेंस पड़ेगा सर, आप चेक करिए आपके लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने सर बहुत फायदे रखे हैं, आप प्लीज वहां चेक करिए। जैसे राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, उसके अंदर सर 6% तक की रिबेट है सर, 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन वहां पर है। तो सर आप प्लीज चेक करिए, आपके लोकल स्टेट ने 100% कुछ ना कुछ दिया होगा एमएसएमई के लिए, वो फायदा सर आपको जो पास ऑन होगा वो स्कीम आपकी वहां से अप्रूव होगी और बैंक पास ऑन करेगा वहां से अप्रूव होने के बाद में। संजय जी क्लियर? एक क्वेश्चन और था मेरा जी, जी ने बताया था कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बेनिफिट है, 20 फरवरी को जो बैलेंस है उनको मिलेगा। हाँ, और अभी ये डिस्कस हो रहा था कि सैंक्शन करा दिया मैंने और डिसबर्स नहीं कराया, सपोज डिसबर्समेंट नहीं हो पाया है और सैंक्शनड है उसका। सर मैं आपसे सर इस स्कीम की सबसे बड़ी कंडीशन यही है 29 फरवरी 20 का आउटस्टैंडिंग। यदि आपका 29 फरवरी 20 का आउटस्टैंडिंग नहीं है तो सर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ 29 फरवरी को मेरा लोन था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, अब उसका 20% जो एलिजिबिलिटी मिली मैंने सैंक्शन करा दी बैंक से, लेकिन अभी अवेल नहीं करी है, तो 1 साल का पीरियड है वो कब से काउंट करेगा बैंक? बस रीपेमेंट से करेगा या सैंक्शन की डेट से करेगा? सर दोबारा बोलिए प्लीज, एक बार दोबारा बोलिए सर, प्लीज दोबारा बोलिए एक बार प्लीज। सर मैंने 29 फरवरी के बैलेंस के ऊपर क्रेडिट ले ली कि मैं बेनिफिट लेके सैंक्शन करा लिया। ओके सर, लेकिन मैंने उसको अवेल नहीं किया है अभी, तो जो 1 साल का पीरियड है या इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो कब से एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट डिसबर्समेंट से होगा या सैंक्शन की डेट से? पहला क्वेश्चन जी ये है कि जो मेरा ओरिजिनल लोन की सैंक्शन की टर्म्स कंडीशन है, तो रिपेमेंट मेरा 3 साल बाद स्टार्ट होना है ओरिजिनल लोन का, और इसमें फर्स्ट ईयर की लास्ट डेट कब तक है? 21 अक्टूबर तक वितरण डेट है हमारे यहाँ। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं समझ गया। लेकिन दीपक सर, संजय जी का क्वेश्चन है कि मैंने समझ गया उनका क्वेश्चन। यस सर बताइए सर प्लीज। इसमें ऐसा है कि जब लोन का आपको सैंक्शन हो गया तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके बाद अकाउंट खुलेगा। जब अकाउंट हम खोलते हैं तो उसी समय हमें उसमें 12 मंथ का मोरेटोरियम डालना होता है, यानी घड़ी वहां से शुरू होगी, 12 मंथ के बाद उसका रिपेमेंट स्टार्ट होगा। सीजी पैन अप्रूव होने में 2-4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आता है, हम पैसा आपको दे देते हैं, क्योंकि विदाउट सीजी पैन का अप्रूवल जो है हम डिसबर्स करना हमें मना है। जब वहां से एक बार अप्रूवल आ गई तो दे देते हैं, तो नॉर्मली वो 4 दिन से ज्यादा नहीं लगता। तो जब आपको हमने लोन, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमने अकाउंट खोल दिया तो वहां से मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होगा और उसके 1 साल के बाद रिपेमेंट स्टार्ट होगा। सर का सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो मैंने ओरिजिनल लोन लिया है उसमें मेरा जो मोरेटोरियम वो 3 साल का है, लेकिन चूंकि इस स्कीम की कंडीशन ये है कि ओनली 1 ईयर का मोरेटोरियम, उसके बाद में रिपेमेंट चालू हो जाएगा, तो वो करना ही पड़ेगा या सर उसमें कोई उसका जो मोरेटोरियम? दोनों दो सेपरेट अकाउंट हैं। इसकी डिमांड जो है 12 महीने बाद शुरू हो जाएगी। वो जो ओरिजिनल लोन है जिसको उसकी जो डिमांड डेट डाली गई है 3 साल के बाद, तो वो 3 साल बाद शुरू होगी। दोनों अलग अलग चलेंगे। ये लोन क्लियर हो जाएगा तो वो लोन चलता रहेगा। संजय जी क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू। संजय उपाध्याय जी, सर आपका भी सर यहाँ यही व्यू है या कुछ डिफर सर? दीपक नहीं, मेरे यहाँ जो ये GCL है उसमें डिसबर्समेंट की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है जी।
यानी अगर सैंक्शन है तो आपको 31 अक्टूबर तक उसको अवेल करना है। जी जी नहीं नहीं सर का सर सवाल ये है कि मैंने उसको जुलाई में सैंक्शन करवा लिया और अवेल है। कर रहा हूँ 31 अक्टूबर को, तो जो मेरा हाँ। 12 महीने का जो मोरेटोरियम स्टार्ट होगा वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा या वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा? दीपक सर का ये बोलना है सर, दीपक सर का ये बोलना है कि जो ही मैं उसको चढ़ा दूंगा और मेरे यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा और सीजी पेन अलर्ट हो जाएगा, उस दिन से 12 महीने स्टार्ट हो जाएंगे मोरेटोरियम के। यस सर, उनका कहना सही है, यही मेरे यहाँ भी। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम आगे बढ़ रहे हैं सर, हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं सर। सर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक और प्रैक्टिकल। अच्छा सर, वो राजीव सर हैं क्या? पंकज जी, राजीव सर आएंगे? राजीव सर हैं सर, एसबीआई से। सर सिर्फ राजीव लिखा हुआ है सर। नहीं नहीं वो नहीं है सर, राजीव सर एसबीआई से एजीएम है सर। नो सर, हो सकता है दूसरे नाम से आए हों, बट नहीं नहीं उनका राजीव अग्रवाल के नाम से ही था सर। रितेश जी एक बार चेक करिए प्लीज राजीव जी को। राजीव जी इस नाम से सर एक ही आ रहे हैं इसमें। रितेश जी, आप रितेश जी को बोलना सर, वो एक बार चेक करेंगे, शायद वो निकल के राजीव जी एक बार वो चेक करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ। यस सर, यस सर। दीपक सर। हाँ दीपक सर, बहुत सारी चीजें हैं सर, अभी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आपसे सर। हाँ संजय जी, दोनों से ही सर। एक जो बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर कोविड के अंदर आई है सर, कि जो वैल्यूअर की वैल्यूएशन है सर, सेंटिमेंट की वजह से वो वैल्यूएशन लोअर होके आ रही है सर। एक्चुअल में ना वैल्यू डाउन हुई ना अप हुई, लेकिन सेंटिमेंट ऐसे हो गए कि लोगों ने ये मान लिया कि 20-25% से वैल्यू डाउन हो गई। इस केस में सर दो चीजें अलग अलग मैं मान रहा हूं सर, कि या तो वैल्यूएशन प्रॉपर आए, वो देगा नहीं, जो वैल्यूअर है वो नहीं देगा, आई एग्री, वो नहीं देगा। तो सर जो हमारा एलटीवी कंसेप्ट है, लोन टू वैल्यू, तो वहां कहीं कुछ रिलैक्स करेंगे? नहीं देखिए, लोन टू वैल्यू तो जो वैल्यूअर ने रिपोर्ट दिया हम उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई वैल्यूअर पिछली वैल्यूएशन से 25% कम दे रहा है, ये कोरोना अभी तक जो हम मानकर चल रहे हैं कि ये कोई परमानेंट नेचर की चीज नहीं है, और अगर है भी तो इसमें जीना पड़ेगा। जो लोग जी रहे हैं काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ियां कर देंगे, एक्टिविटीज तो करनी ही है, थोड़ा सेफली करना। अब अगर कोई वैल्यूअर इतना निगेटिव हो जा रहा है पिछले से, तो हम लोग उसको बुलाकर फिर अपना बात करके क्रॉस करके ठीक करवाते हैं। क्योंकि देखिए, जो वैल्यूअर ने दे दिया, अगर फाइनल करके दे दिया, तो उसको बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन कर नहीं सकते। अपने प्रपोजल में भी एलटीवी रेशियो जो बैंक के गाइडलाइंस हैं डिफरेंट लोन के लिए, उसके हिसाब से हमें रखना है। लेकिन सेम प्रॉपर्टी जो अभी तक मेरी थी, उसकी वैल्यू सीधे 25% डाउन कर दी, तो फिर हम इसको मामले को वैल्यूअर से टेकअप करते हैं, क्योंकि ये बहुत परमानेंट नजर ठीक नहीं। आपने सही कहा, कोई इसकी वैल्यू इवेपोरेट तो हो नहीं गई भाई। ठीक है, अभी क्या है मार्केट में, कोई भी लग्जरी आइटम जैसे प्लॉट खरीदना, मकान खरीदना, इंडस्ट्रियल, ये थोड़ा एक्टिविटी को कुछ सर्टेन समय के लिए डेफर किए हुए है। ये बिल्कुल से स्टॉप नहीं हो जाएगी जब कोई बेचेगा नहीं और कोई खरीदेगा नहीं, कोई भी चीज हो, जमीन भी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो। अभी थोड़ी सी ये मार्केट में स्थिति है कि खरीदार नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी जो एकदम बेसिक नीड्स हैं उसी पर ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं, और ये सब चीज अभी सेकेंडरी हो गई। बाकी ऐसा इशू एक आध बार आया भी, तो हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते। अभी तक आप ये कह रहे थे, अब आप ये कहोगे तब तो ये गलत बात है कि मुसीबत में जो है छाते पानी बरस रहा है तभी छाते वापस मांग लिया, ये तो गलत। सर मेरा भी यही मानना है सर, मेरा भी यही मानना है कि ये टेम्परेरी कहानी आई है जो। अच्छा एक और चीज सर, हालांकि यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग लोन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट वहीं पर आएगा जहाँ पर कोई मॉर्गेज लोन मांग रहा है, या इम्पैक्ट वहीं पर आएगा जहाँ पर वो नया लोन मांग रहा है। बाकी तो जो होता क्या है, जरा सा एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। क्या होता है ना कि हमारे कई लोन में कोलेट्रल की जो कवरेज है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। यस तो अब मान लो कि उसको पहले 50 पैसा या 75 पैसे का कंसेशन मिल रहा था एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इधर ये भाई साहब ने 25% इधर से काट दिया, तो वो बेचारा मार खा जाता है। देखिए, कॉस्ट सेविंग तभी होगा जब इंटरेस्ट सस्ता हम दे। तो इसके लिए हम उससे अपना आर्ग्यू करके उसको थोड़ा सा पटरी पर लाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, मेरे को मजा आ गया सर। कुल मिला के आप इतनी अगर इतनी परवाह कर रहे हैं सर अपने कस्टमर की, तो आपका जो क्लाइंट है वो सर्टेनली ग्रोथ करेगा सर। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो ग्रोथ नहीं करे सर। और आप जैसे अगर लोग, आपका नाम भी दीपक है सर, और वो भगवान भली करे सर, वो जो लो है वो मैं थोड़ा सा इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ जी। मेरी ऑफिस में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। ओहो। 29
जुलाई से मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, केवल मैं अकेला ऑफिस में बैठता हूँ, मेरा 24 का स्टाफ। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा ना सर, फोन इंटरटेन करना, हर एक का जो भी पेपर आ रहा लेना, ये और बच रहा है 2, ये इस तरह से, क्योंकि हम यही मान रहे हैं कि वो भी कोरोना वाले ठीक होकर लौटेंगे और हमारा काम फिर पहले जैसा चलेगा। सर वो तो सर हम तो सर एग्जैक्टली वर्ड यूज ले रहे हैं सर आपके लिए कि आप रियल इकोनॉमिक वॉरियर हो सर। वो जो हेल्थ वाले हैं वो सामने दिख रहे हैं, आप लोग सामने दिख नहीं रहे हो, लेकिन सर वो लोग तभी चल पा रहे हैं जब आप पीछे खड़े हो। यदि आप पीछे खड़े नहीं हो तो ना हॉस्पिटल चलेगा, ना मेडिकल चलेगा, ना और को चलेगा, वो चल ही नहीं पाएगा। संजय सर। यस सर। सर आपके भी कमेंट चाहिए सर वैल्यूएशन के ऊपर सर, एक ये बड़ा सवाल है सर वैल्यूएशन का। नहीं देखिए, ये भी उन्होंने जो कहा बिल्कुल मैं उनके साथ एग्री हूं कि ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। कोविड के एक कृत्रिम डर से बहुत सारे वैल्यूअर जो है 20 से 25% डाउन करके दे रहे हैं। तो हम लोग जो है अपनी व्यवस्था के अंतर्गत उसका रिविजिट करके और वैल्यूअर के साथ उचित सलाह मशविरा करके उसको ठीक करवा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए अगर हम इसको अस्थाई मान लेंगे कोविड को, तो बोरवर उसको इतने परसेंटेज जो गिरावट आ रही है उसको मिट आउट नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो उसको हमको प्रैक्टिकली ये मान के चलना पड़ेगा कि ये अस्थाई नहीं है और कल को फिर डिमांड बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू जो है रिसेट होंगे। तो हम भी वही कर रहे हैं जो दीपक सर ने बताया। अरे वाह सर, वाह। राजीव सर प्लीज। सर हाँ सर बिल्कुल, मतलब वैल्यूएशन को एकदम से कम दे रहा है, पैनिक होकर दे रहा है, तो कोई रीजन नहीं है कि उसको एज इट इज इसको एक्सेप्ट किया जाए। वी गो अवर सेल्फ जज करते हैं उस जगह पे क्या पोजीशन है क्या पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सबका कम हो गया फिर तो हमारा इंटायर पोर्टफोलियो विल गो डाउन। यस, हमको फिर से सारा पोर्टफोलियो को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा मान लिया, तो ऐसा है नहीं, ऑनली टेम्परेरी फेस। तो बिल्कुल सही कहा सर लोगों ने। चलिए सर, मेरा सर सभी यहाँ सभी सीए साथियों में रिक्वेस्ट है, जैसे तीनों बैंकर्स ने बोला थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर काफी उससे बिलोंग करती है वैल्यूएशन के ऊपर। तो जहां पर भी हो आप बैंकर्स से रिक्वेस्ट करो, और बैंकर्स मेरे ख्याल से पूरा इसके लिए साथ दे रहे पॉजिटिवली। संजय जी कुछ बोल रहे हैं? संजय जी ये कहना, यस बोलिए, थोड़ा जोर से बोले संजय जी, सर थोड़ा लाउडली प्लीज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही सर। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी जी जी, संजय का काफी तेज आती है वैसे। जी जो का जो नेचर है ना, तो उस डॉक्टर की तरह है कि जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है उसको भी निकाल लाते हैं बाहर। बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है सर। सर इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं सर। आज जितनी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किसी चीज की नॉलेज भी ना हो, तो दीपक जी उसमें वो चीज डाल देते हैं कि ये चीज लीजिए और अवेल करिए मेरे। सर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा संजय सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है सर, एक वर्ड आता है फिर नहीं आता है सर। पॉजिटिवनेस है ना सर, वो आप सॉरी सर आवाज नहीं आ रही आपका माइक सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। लेकिन सर मैं आपकी भावना समझ गया सर, मैं आपकी भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ सर। और नो डाउट सर, जिस तरह से ये बैंकर्स पॉजिटिव है सर, जैसे दीपक जी बोल रहे हैं उनके यहाँ 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए और फिर भी उनके चेहरे पे हंसी आ रही है और बिल्कुल कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज जीवन में चाहिए ही नहीं सर, और यही चीज आगे लेके जाएगी सर, एग्जैक्टली ये चीज आगे लेके जाएगी सर हमको। और सर ये इस भारत देश में है सर, ये हमारे यहाँ पर है सर। और हम लोग तो जितना ईश्वर को मानते हैं, और वो ईश्वर हमारे साथ था, साथ है और साथ रहेगा सर, कोई डाउट नहीं है 1% भी। यस सर। राजीव जी एसबीआई से सर, आप बहुत देर तक दिखे नहीं थे सर, इसलिए हमको सर एक चीज आप कंटिन्यू करूंगा सर। इसके अंदर एक क्वेश्चन और नया आ रहा है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल का मार्केट है सर, वो भी सर बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हो गया, चाहे वो टूरिज्म की वजह से हुआ हो या सर वो जनरल वे में हुआ हो। अब सर 2-3 तरह के कॉमर्शियल व्हीकल हो गए, बसेज या ट्रक है, वो तो अफेक्टेड है। जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं सर, कुछ केसेस में सर केस पॉजिटिव भी आ रहे हैं, बढ़िया वाले, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो अच्छे सिम्टम्स ये हैं कि पहले बिफोर कोरोना एक टैक्सी में जहाँ 5-5, 6 से 7-7 लोग बैठ जाते थे, आफ्टर कोरोना एक टैक्सी में 2 लोग या 3 लोग ही आ रहे हैं। तो सर आपको किस तरह फील हो रहा है, ये जो कमर्शियल व्हीकल का मार्केट है, क्या ये आगे चल निकला है या निकलेगा? यस सर, राजीव सर। सर अभी ये तो नहीं कह सकते हम, जो कार वाला मार्केट है, टैक्सी वाला, वो तो कह सकते हैं उसको थोड़ा सा मूवमेंट उसमें आया है। एंड जो हमने लास्ट ईयर सैंक्शन किया था, हमने इस बार भी लगभग उतना ही सैंक्शन किया है। और लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल का है उसमें अभी मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। जो आपके 12 टायरा, 18 टायरा, 16 टायरा जो है, वो कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं आ पा रहा है। लेकिन इट विल कम, जिस प्रकार से एक्टिविटी चल रही है और जैसे अपने को डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं यूपी के अंदर अपना,
या आपके जो तमाम MNCs आने वाली हैं, बातचीत चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में विल ग्रो कमर्शियल व्हीकल आल्सो। यस सर प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ इसमें कमर्शियल व्हीकल आने वाले टाइम में भी वो भी बहुत ग्रो करेगा। जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है अपने स्टेट के अंदर, या बाकी जो MNCs वगैरह आ रही हैं चाइना से शिफ्ट होकर जो कंपनी में आएंगी, तो निश्चित बात है आपको काम मिलेगा। अभी राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो 105 लाख के आसपास की अमाउंट का है, तो बिग अमाउंट जो कि आना है साल 2 साल 3 साल में, तो कमर्शियल व्हीकल भी मूव करेंगे सर। और जो पैसेंजर अपनी टैक्सी चल रही है वो भी तो ठीक ठाक चल रही है। कोविड के बाद जो लोग बार आपने कहा कि 5 जाते थे, अब तो 1 या 2 ही जा रहे हैं, तो डिमांड इज देयर। यस सर। संजय सर। यस सर कुछ कहिए सर कमर्शियल व्हीकल का, क्योंकि सर मेरे ख्याल से नहीं बिल्कुल देखिए क्या है कि चूंकि हम बैंकर से का लगभग अनुभव एक ही लेवल का रहता है। जैसा कि सर ने बताया, कमर्शियल व्हीकल में अभी अच्छी प्रगति नहीं दिख रही है। अच्छा, हम तो ये भी कहेंगे कि डिमांड जो है बहुत ही नीचे स्तर तक चला गया है नहीं इसमें, लेकिन हम होप करें कि ये अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, इसमें भी करेंगे। हम लोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग निगेटिव नहीं है, लेकिन चूंकि अभी उस स्तर पर डिमांड नहीं बन पा रही है, इसलिए इसमें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन हम लोग करेंगे इसको। ठीक है दीपक सर। हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स क्या लग रहा है सर, किस तरह आपको क्या? कमर्शियल व्हीकल जो बड़े अमाउंट जिसमें 25-30 लाख 40 लाख का, जैसे ट्रक और ये, उसमें तो अभी रुकावट है। गुड्स तो कैरी हो रहे हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हो रहे थे, सारी चीज थी, लेकिन हमारे पास उतने लोन की डिमांड नहीं आ रही। अभी ये 2 फेज में होगा। एक जो लो लेवल की गाड़ियां हैं जो पर्सनल यूज में भी होती हैं या टैक्सी में, मैंने अप टू 10 लाख तक वाली, वो तो अब धीरे धीरे चल निकली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पहले बसों से या पब्लिक कन्वेंस से यात्रा करते थे। अब थोड़ा उनका भी माइंडसेट बदला है, खुद को सेफ रखने के लिए 5-7 लाख की गाड़ी ही ले लो, खुद से चलो और आओ। इसलिए जो अप टू 10 लाख तक की गाड़ियां हैं उसमें कुछ मार्केट चल निकला है, लेकिन जो उससे बड़ी हैं या लग्जरियस थी कमर्शियल व्हीकल में, जिसमें AC डीलक्स कोच वगैरह, वो टूरिज्म से ज्यादा रिलेटेड था, और अभी टूरिज्म ही सही नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर डिमांड वैसी नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन सर कुल मिलाकर सर मानना यही सर, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ेगी। 10 लाख वाले में अब मोमेंटम आया। यस सर। संजय सर। यस सर। सर मैंने सारी बात पॉजिटिव करी है, एक बात नेगेटिव करूंगा सर मैं। यहाँ तकलीफ मुझे आ रही है सर, और मेरे पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं नेगेटिव करने के अलावा। सर पर्टिकुलरली वो लोग सर जो 6 महीने का मोरेटोरियम ले चुके हैं, अब सर 6 महीने के बाद में 7वां महीना अगला महीना आ चुका है, जो सितंबर है वो उसका अगला महीना आ गया, उस अगले महीने के अंदर उसको आके उसको पेमेंट करना ही करना है सर। अब सर बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए सर, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है सर जिन्होंने 6 महीने मोरेटोरियम ले लिया। अब सर 7वें महीने में सर उसको उसकी EMI भी पे करनी है, जो आपने उसको FITL में कन्वर्ट किया उसका एक पोर्शन भी पे करना है, प्लस उसको अपना घर भी चलाना है और व्यापार चलाना है, तो समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम सर। ये चीजें कैसे निभेगी सर? संजय सर। यस, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि इस स्थिति में उसको बहुत डिफिकल्ट है कि वो कैसे रिपे करेगा एट ए टाइम। ठीक है, अभी होप करिए कि हमको जहां तक उम्मीद है कि इसके लिए कोई सेपरेट पॉलिसी बनेगी और इसमें भी राहत दी जाएगी, लेकिन अभी ये होप ही है, अभी तक तो कुछ नहीं। दीपक सर, आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पहचान के आपको और कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऊपर के आपको सर रिकमेंडेशन भेजनी पड़ेगी, क्योंकि सर अगले महीने की कहानी हो गई सर, ये नेक्स्ट महीने की कहानी हो गई सर। ये नहीं, इसमें जो हम लोग भी वही होप कर रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने, अब किसी का मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ की लायबिलिटी आ गई और एक्टिविटी उसकी उस स्केल पर नहीं है जो प्री कोविड पीरियड में होती थी। हम लोग भी यही होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको या तो जो ये 6 महीने का डिमांड बना इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आएगी या बैंकों को एक इंस्ट्रक्शन देगी, और तभी हमारा, चूंकि इसके पहले भी RBI का एक इंस्ट्रक्शन आया था जो 25 करोड़ तक के स्टेट एसेट के लिए, क्योंकि MSME सेक्टर में जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ने फील किया था, पहले 1 साल के लिए लिया फिर दूसरे साल के लिए किया। अब ये वाली चीज जो है एक नहीं, पैन इंडिया बेसिस पर ये प्रॉब्लम है। यस, 1-2 यूनिट खराब हो तो उस आदमी को दोष दिया जाए, जैसे सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो एक गाइडलाइंस का हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस आएगी इस पीरियड में जो भी ड्यू हो रहा है उसके।
यस, मेरा पर्पस सर यही था, मेरा पर्पस यही था। आप लोग बहुत अपर पोजीशन में बैठे हुए हो और आपकी कही हुई बात आपके टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगी और टॉप मैनेजमेंट से वो बात आरबीआई तक पहुंचेगी। और जिस तरह से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कंटिन्यू यही कर रही है कि वो कंटिन्यू एक संवाद, कंटिन्यू कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका जो कम्युनिकेशन है वही आगे तक पहुंच रहा है। यस राजीव सर, राजीव सर। बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चल भी रही है। और जहाँ तक सवाल है कि डेफरमेंट का, तो टर्म लोन में तो कैसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि टर्म लोन में तो अलॉन्ग विद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही डेफर हो रहे हैं। यस, बढ़ जा रहा है। केवल से जो वर्किंग कैपिटल है उसी में है कि जो इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हुआ है तो वो 6 महीने का FITL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको नेक्स्ट 6 महीने में उसको पे करना है। यस यस। तो देन वी कैन से कि उसे हर महीने लगभग 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, एक तो जो चल रहा होगा वो वाले का और एक पिछले वाले का। राइट नाउ तो कंडीशन यही है, लेकिन कुछ ना कुछ मानना चाहिए सर, क्योंकि जब बिजनेस का लेवल उतना नहीं आ पाएगा प्री कोविड वाला, तो निश्चित बात है कुछ ना कुछ उसको एडिशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बीच में मैं सभी सीए साथियों को एक मैसेज और दूंगा मैं। ये तो हो गई 3 लाख करोड़ की स्कीम, इसके अलावा एक 20,000 करोड़ रुपए की स्ट्रेस्ड MSME वाली स्कीम भी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है और सारे बैंक उसको लॉन्च कर चुके हैं। उसके अंदर बेसिकली 3 कंडीशन है। नंबर 1, आपका अकाउंट 31 मार्च 18 को होना चाहिए स्टैंडर्ड, यानी वो अकाउंट अगर एनपीए हुआ है वो एनपीए होगा 31 मार्च 18 के बाद। चाहे वो ये जो 3 लाख करोड़ की स्कीम है ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टैंडर्ड है या SMA 0 है या SMA 1 है। लेकिन जो स्ट्रेस MSME स्कीम है ये उनके लिए है जो SMA 2 है या वो एनपीए हो चुके हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि 31 मार्च 18 को वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। 31 मार्च 18 के बाद वो अकाउंट एनपीए हुए हैं। अब जो इसमें बैंक असिस्ट करेंगे वो करेंगे उनकी कैपिटल का 15% या 75 लाख रुपए, जो दोनों में से कम हो। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी एनपीए अकाउंट को भी बैंक फंडिंग कर रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए। संजय जी, am I correct? यस यस यस, ये पेक्युलियर स्कीम है कि एनपीए बोरोवर को भी सहायता दी जा रही है, शायद हिस्ट्री में पहली बार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यस सर। दीपक सर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हेल्प होगा ये कि किसी एनपीए अकाउंट को भी, लेकिन इसमें 1-2 कंडीशंस हैं। बताइए सर। चल रही होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा कि उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह स्टॉप न कर दिया, माने एनपीए हो गया या SMA 2 हो गया तो भी उसमें ऑपरेशन कुछ रखा। अब जो बिल्कुल पैसा लेकर और डिलीवरेटली भागे थे उनको तो नहीं फायदा होना। सर नटसेल में ऐसे बोले सर, इसको उसकी सांसें चल रही होनी चाहिए। अगर सांसें चल रही है तो उसको हम ऑक्सीजन देकर जिंदा कर देंगे। यानी यूनिट चल रही है, भले लो स्केल पे चल रही तो बहुत बड़ा बेनिफिट उनको है। ये नॉर्मली एनपीए में हम लोग फाइनेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन इस स्कीम में भी मदद। यस सर। नवीन जी कुछ कह रहे हैं आप? नवीन अग्रवाल जी। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए नवीन जी प्लीज। जी सर, मेरी एक क्वेरी थी। अभी हमारे पास एक्सपोर्ट्स में हमें सबवेंशंस मिलते हैं, तो वैसे कोई सबवेंशंस इस टाइम डोमेस्टिक ट्रेड के लिए कोई अनाउंस हुए हैं फ्रेश? जैसे आपने अभी मुझे बताया था मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है, उसमें हमारे राजस्थान में सर, वो राजस्थान में वो राजस्थान में, बट क्या यूपी स्टेट के लिए पर्टिकुलर या अभी कोई कोविड के बाद कोई नए सबवेंशन अनाउंस हुए हैं? सर वो तो यूपी गवर्नमेंट से आप देखिए सर, वो चेक आपको करना पड़ेगा सर, आपकी यूपी गवर्नमेंट अपडेट है। और एक क्वेश्चन और था मेरा, वो है कि सर अभी कोविड के बाद से स्टार्टअप्स काफी बढ़ गए हैं, हम लोग नए स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो स्टार्टअप फंडिंग के लिए बैंक्स के पास कुछ नई स्कीम है क्या? ये बढ़िया पूछा सर आपने, ये बताएंगे सर। यस सर, संजय जी, राजीव जी और दीपक सर, स्टार्टअप्स के लिए कुछ नया कुछ करने की है सर? अब देखिए स्टार्टअप में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाहते हैं, क्या उसकी वायबिलिटी है, उसके हिसाब से हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, अलग से नहीं कि स्टार्टअप है कोई कुछ भी लाया। जैसे कभी कभी आता है 2 करोड़ का प्रपोजल, पता चला उसने चावल नहीं बनाया और राइस मिल का प्रपोजल लेकर आ गया, वैसा नहीं। अगर कॉन्सेप्ट है उस चीज की डिमांड है और वो हम उसको केस टू केस देखते, मैंने अलग से कोई स्कीम नहीं कि स्टार्टअप में है तो इतना हम फाइनेंस कर देंगे, इस टाइप का सर्कुलर नहीं। नवीन जी मेरे ख्याल से सर का जो पर्पस है ना यहाँ पर ये हो गया कि यदि आपका प्रोजेक्ट वाइबल है और फिजिबल है
तो 2 करोड़ तक की जो स्कीम CGTMSE की है वहां तक ही वो अनसिक्योर्ड फंडिंग अलाउ है। 2 करोड़ से ऊपर की फंडिंग मेरे ख्याल से नेशनलाइज्ड बैंक के पास शायद अलाउ नहीं है। मेन इशू स्टार्टअप के साथ आइडिया वायबिलिटी का नहीं आता है। आइडिया वायबिलिटी तो हम लोग भी सब चेक करते हैं, तभी आगे बैंक में प्रपोजल फॉरवर्ड करते हैं। बट मेन उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि उनका बैकग्राउंड ना 3 इयर्स बैकग्राउंड, मतलब सपोज वो डिजिटल बैकग्राउंड से है ऑलरेडी। मेरे एक क्लाइंट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ही इज बिलोंग टू अ मीडिया हाउस, नाउ ही इज गोइंग फॉर एन स्टार्टअप। तो उसमें फ्रेश है बिल्कुल उनका। तो क्या फ्रेश प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं? आफ्टर कोविड कुछ ऐसा है कि स्टार्टअप्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अब डिजिटल बिजनेस भी, जैसे अभी कुछ ही सेगमेंट्स है जो काम कर रहे हैं, ऐसे डिजिटल बिजनेस भी अब ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था मेरा। सर बेसिकली सर संजय, हाँ यस सर, दीपक सर बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोजेक्ट वायबल है स्टार्टअप के अंदर तो हम कर रहे हैं क्या फंडिंग? कर रहे हैं। इसमें हमारा आगे और भी ये देखना होता है कि जो हमने फंडिंग की उससे असेट क्या क्रिएट हो रहा है। संजय अगर सर वो क्रिएट हो रहा है प्राइमरी या कोलेटरल के रूप में जो भी है, तभी जाकर बात आगे बढ़ती है। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम एज स्टॉक ट्रीट नहीं करते और उसको फाइनेंस सर अनम्यूट सर म्यूट हो गए दीपक सर, आप म्यूट हो गए। यस सर फिर म्यूट हो गए आप। यस सर प्लीज दीपक सर कंटिन्यू। हाँ वही चीज, जैसे सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए कोई मीडिया हाउस है, क्या सर आपका कर्सर या तो हिल रहा है सर, कर्सर हिल रहा है। यस सर उस पर डिपेंड करता है। मतलब असेट क्या क्रिएट हो रहा है उस बैंक के पैसे से, वो दिखना चाहिए। वो असेट कुछ बन रहा है तो हम लोग कर देते हैं। सर मेन एसेट सर्विस क्लास में तो डेटा से क्रिएट हो सकते हैं, एसेट्स तो नहीं। हाँ कोलैटरल जरूर अवेलेबल कराते हैं बैंक को हम लोग। बट ये कि बस मेरे को ये पूछना था, लास्ट 3 ईयर का बैकग्राउंड नहीं भी हो तो भी क्या बैंक सैंक्शन करेगा? जैसे 3 इयर्स फाइनेंशियल भी फ्रेश प्रोजेक्ट है बिल्कुल। स्टार्टअप में जो आ रहे हैं उनका तो न्यू कंसेप्ट कोई चीज है जो उन्होंने बताया, भैया ये चीज जो है लोगों के डिमांड में आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया जिसमें बहुत ज्यादा नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस उनका अदर बिजनेस में है अगर, तो वो जरूर उनके लिए गुडविल क्रिएट करेगा। अगर और कोई बिजनेस में पहली बार बिजनेस में आया और ये है और ये बिजनेस चलने लायक है, ठीक है, तो सुनने से समझ में आता है। लेकिन केस टू केस अलग अलग स्टार्टअप में भी बहुत बड़ा रेंज है ना। अब कोई घर घर टिफिन पहुंचाता है, 500-1000 घर किया, ये भी एक स्टार्टअप ही है। बहुत लेडीज जो है कर रही है, तो उनको अगर ठीक है डेली उनको महीने भर में पैसा मिलेगा, जिनको भी सप्लाई किया टिफिन, तो वो भी एक तरह का छोटा सा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो SRM के नाम से फोन आता है, SRM इसमें। यस संजय सर। यस सर। संजय सर, नवीन जी पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए भी हम पॉजिटिव है ना? नहीं यस पॉजिटिव है। स्टार्टअप के लिए पहले से ही बहुत सारी स्कीम अपने पास है ना, और उसमें हम लोग ऑलरेडी फंडिंग कर रहे हैं जैसा पहले करते थे, है ना। अब वो केस टू, देखिए हम बैंकर्स को क्या होता है कि हर केस अपने आप में पिक्यूलियर होता है, उसको हम लोग अलग तरह से देखना पड़ता है। जैसे हमारा बोरोवर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो थोड़ा कोलेटरल कम भी चल सकता है। अगर नया एंटरप्रेन्योरशिप है तो रिस्क वहां बैंक का ज्यादा है तो ज्यादा कोलेटरल मांगा जाता है। ये तो केस टू केस बेस रखता है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक्स। राजीव सर। बिल्कुल सर, केस टू केस रहता है इसमें, और वायबिलिटी के हिसाब से और केस को करना होता है। तो मेरे ख्याल सर वो तीनों का जो रिप्लाई है वो बेसिकली वो यही आएगा कि जहां वाइबल है। एग्जैक्टली सर, वी आर प्लेइंग द पब्लिक मनी, तो कोई भी हम फंडिंग करने जा रहे हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि भाई इसका जो प्रॉपर एसेट क्लियर हो रहा है, तो प्लस का जो है वो रिपेमेंट आएगा इसका, दैट वी हैव टू इंश्योर। यस सर। संजय अग्रवाल जी कुछ पूछे? संजय अग्रवाल जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस समय वैसे भी रियल एस्टेट की बुरी हालत है, तो अभी इस समय आपके सामने सारे बैंकर अवेलेबल हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या रियल एस्टेट को इन्होंने कुछ अलग कैटेगरी में डाल रखा है कि बहुत ही रेयर केस में फाइनेंस करना है, या कैसे क्या है इनका? संजय जी आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। संजय जी मैं ले रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, इसको पूरा ले लीजिए सर, पूरा छोड़िएगा नहीं। ले रहा हूँ सर, तुरंत ले रहा हूँ। दीपक जी, राजीव जी और संजय उपाध्याय जी, सर बिल्डर के साथ में जो मैं मान रहा हूँ सर, मुझे कंसल्ट कर पाया सर। पहले हो गई नोटबंदी, फिर हो गया GST, फिर हो गया रेरा, और फिर हो गया जनबंदी। अब सर मेरा सर साथ में ये मानना है सर कि बिल्डर तो अफेक्ट हुआ जो हुआ सर,
बिल्डर के साथ जो बेचारा छोटा आदमी था सर वो ज्यादा अफेक्टेड है सर। कई लोग ऐसे हैं सर जो बेचारे अपना फ्लैट बुक करा के बैठे हैं, अपनी ईएमआई को कंटिन्यू पे कर रहे हैं, और उसका फ्लैट कहां पर है, जब अपनी वाइफ को लेके जाएगा दिखाने के लिए, उसने फ्लैट लिया 2500 माले पे और छत डली है 10वें माले की या 12वें माले की या 15 माले की, और वो उसकी ईएमआई पे कर रहा है जो फ्लैट दिखता ही नहीं है, और उसको कंटिन्यू पे करनी पड़ेगी। अगर पे नहीं करेगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। तो सर मेरा ये आपसे मानना है कि जो स्वामी फंड आया है सर, स्वामी फंड बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। स्वामी फंड की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करना भी बहुत मुश्किल काम है, और बेसिकली स्वामी फंड को जो अवेल कर रहे हैं वो अवेल मैक्सिमम मेट्रोज में ही कर रहे हैं। लेकिन सर जो हमारी जो छोटे छोटे जगह, हम चाहे बरेली की बात करें या हम झांसी की बात करें या हल्द्वानी की बात करें सर, यहाँ पर भी सर कुछ ना कुछ सर आप लोगों को बिल्डर्स के लिए कुछ एडिशनल सोचना पड़ेगा सर। लाखों ऑफ करोड़ की इन्वेंट्री बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है सर एकदम। संजय जी, यस संजय जी, मैंने आपकी भावना ले ली पूरी। सर एक रेरा ने मारा था, वो रहन दिया आपने कि रेरा ने भी मारा था? फिर मैंने बोल दिया सर, रेरा बोल दिया सर मैंने। सर मैंने बोला नोटबंदी, फिर मैंने बोला जीएसटी, फिर मैंने बोला रेरा, और फिर मैंने बोला जनबंदी। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ बैंक ने इसको निगेटिव लिस्ट में डाल रखा है कि हमें रियल एस्टेट को फाइनेंस नहीं करना है। सर मैं यहाँ पर संजय जी मैं आपको अपडेट दूं। एक तो ये जो 20% वाला स्टिमुलस पैकेज है ये बिल्डर्स के लिए भी एग्जैक्टली एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वही 29 फरवरी, वही अकाउंट स्टैंडर्ड या एसएमए 0 या एसएमए 1। ये तो सर ओल्ड वालों के लिए है, मैं ये नए की बात कर रहा हूँ कि नए को क्या रियल एस्टेट वालों को कुछ ऐसी इंटरनल गाइडलाइंस है बैंक के लिए कि रियल एस्टेट को नेगेटिव लिस्ट ट्रीट करके उनको नहीं करना है, ऐसा मैं जानना चाह रहा था। सर नए सर मैं भी बोलूंगा सर, नए की तो स्थिति खराब है सर, तो पुराना निमट जाए वही बहुत है सर। अब तो मेरे ख्याल से नए के लिए तो ये संजय उपाध्याय जी। सर बोलिए सर प्लीज कुछ। ऐसा है, उनका कहना सही है कि रियल एस्टेट और जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है अभी रेस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे बैंकिंग में, ये एक सच्चाई है। उसका कारण है बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ। आप एज ए सीए उस चीज को बहुत अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। दीपक सर। और ठीक देखिए, सारी चीज जो है बैंकर के भी हाथ में नहीं। अब इसकी रेटिंग जो है रेटिंग एजेंसियां करती हैं। अगर वो एजेंसियां जैसे सिविल और इस तरह की जो स्टैंडर्ड एजेंसियां हैं वो उसके रेटिंग को इंडस्ट्री आउटलुक नेगेटिव बता रही हैं, तो फिर बैंक के पास तो वही आता है, और फिर उसके हिसाब से किस चीज में ज्यादा जाना है और किस चीज में कम जाना है, फिर एक मैनेजमेंट डिसीजन होता है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। राजीव सर आपका सर एसबीआई का एक अच्छा खासा एक्सपोजर है रियल एस्टेट में। ऐसा कहीं पे भी बैंक इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि इसको हमें नहीं करना है, और इसमें अगर कोई आता है तो उसको हम कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि केस टू केस होता है कि इंडस्ट्री आउटलुक किसी का आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, देन वी टेक अ डिसीजन ऑन मेरिट बेसिस। सर राजीव जी। हाँ जी। अभी सर ने एक बात बताई दीपक जी ने कि कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेटिंग देती हैं, उसके बिहाफ पे बैंक काम करता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोजेक्ट था मेरा, कोई नया प्रोजेक्ट था, उसमें रेटिंग में उन्होंने उसकी रेटिंग इसलिए कम कर दी कि साहब ये ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, ये खूब आपस में झगड़ा करते हैं, उसकी रेटिंग डाउन कर दी। तो क्रेडिट एजेंसी ने क्या किया, उसकी रेटिंग को जब कंसीडर ही नहीं किया उतना प्रॉपर जितना था हमारा, तो उस केस में क्या बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई किस बेस पे हो, क्योंकि रेटिंग का जो पीछे बैक होती है ना कि जिस बेस पे उन्होंने की है वो शायद बैंक के पास नहीं आता है कि उन्होंने क्या बेस लिया है। तो इसमें क्या ईसीआर लिया गया था? ईसीआर नहीं, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे क्रिसिल है या और सी बहुत सारी हैं जिसके बेसिस पे जो रेटिंग होती है उसी पे इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करता है बहुत हद तक। हाँ, तो जहाँ पे एक्सपोजर 50 करोड़ से ऊपर का है बात तो फिर ईसीआर मस्ट आता है हमारे यहाँ। नहीं तो उसका मैं कह रहा हूँ जो उनके पीछे जो बैंक में उनका कैलकुलेशन होती है वो ना तो बारोवर को मिलती है ना बैंक के पास आती है, तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल है गवर्नमेंट का, या क्या कैसे उसको हम लोग एक्सेप्ट करें? सर उसने अगर उसने रेटिंग दी है सर, फीस ली है आपको, तो रेटिंग तो देगा सर आपको। सर नहीं यही तो मैं बता रहा हूँ, कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो एडवांस में फीस लेने के बाद आपको एक रेटिंग देती है, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो अगर हमने रिजेक्ट कर दी तो वो नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देते हैं फिर कि ये भाई इस फर्म की ये रेटिंग है, और एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो कोई भी विजिबल होती है, वो हर कोई देख सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था
कि ऐसी एजेंसीज के ऊपर क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है या बैंक कैसे उसको हम लोग कैसे करें, क्योंकि फीस तो वो ले जा चुका है और रेटिंग भी अपने हिसाब से दे रहा है वो। अब नए प्रोजेक्ट के लिए आप रेटिंग क्या मानते हो? नए प्रोजेक्ट में नेगेटिव रेटिंग तो आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर तो जो नए प्रोजेक्ट में नेगेटिव रेटिंग जो आई होगी मेरे ख्याल से वो कहीं ना खाली ग्लास में कहीं है ना। प्रोफाइल के बिहाफ पे कहीं ना कहीं आई होगी सर, और तो नहीं नहीं सर, कुछ नहीं थी ऑलरेडी। दे आर रनिंग द टू गुड बिजनेस ऑलरेडी एंड डिपॉजिट द मनी बिफोर बैंक टाइमलाइन। वो तो एक उसमें एसेट करने के बाद भी क्या वो देते नहीं है? क्या क्या रीजन था उसमें? नहीं दो सर इसमें दो ऑप्शन है। आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट B2 B+ जो भी आपकी रेटिंग आई या A2 जो भी आई, आपको या तो एक्सेप्ट करना है, और जब आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो आपके लिए परमानेंट हो गई फॉर द फर्दर नेक्स्ट रेटिंग, ठीक है। और अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो दे आर नॉट रिटर्निंग योर फीस, वो फीस वापस नहीं करते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या वो देते हैं? क्या रीजन है, क्या पैरामीटर्स की वजह से ये नहीं एक्सेप्ट सर, बारोर को एक्सेप्ट करना है, तो ये तो बारोर को। संजय जी एक मिनट दीपक सर कोई कमेंट कर पाएंगे इसके ऊपर? इसमें क्या है कि अब ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं ये आरबीआई इसको गवर्न करती है, बैंकों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी संजय जी बात कर रहे हैं, तो अब जैसे पार्टी निगोशिएट करके भैया क्यों रेटिंग कम किया ज्यादा, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं, थोड़ा बहुत निगोशिएट करके। लेकिन अगर उनके भी वेरियस पैरामीटर्स हैं, 33-34 पैरामीटर्स हैं जिस पर वो जज करते हैं, उनका एक पैकेज है जिसमें वो डालते हैं, उसके हिसाब से फाइनल रेटिंग अराइव होती है। जैसे हमारा इंटरनल रेटिंग होता है तो वो भी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ही करते हैं, ऐसा नहीं कोई एसेट एंड लायबिलिटी में वो चेंज कर सकते हैं। प्लस जो उसका रिपेमेंट है, कंडक्ट ऑफ अकाउंट है, कई चीजों को वो कंसीडर करते हुए रेटिंग देते हैं। और वो आरबीआई के भी सर्टेन नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आप लोग ऑडिट करते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हम आपको थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री चेंज नहीं कर सकते। यस सर, यस वो भी एक एक्सटर्नल एजेंसी, इंडिपेंडेंट है, तो बैंक का बहुत ज्यादा उसमें मतलब से होता नहीं। यस सर, यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे और लेऊंगा सर, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आ रहा है बार बार सर, एक ये कि जो एक एलआरडी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बैंक का वनीला प्रोजेक्ट था, एलआरडी के नाम से बैंक वाले तुरंत तैयार हो लोन करने के लिए। अब सर इस कोविड में सिचुएशन ऐसी हो गई सर एलआरडी के अंदर, लीज रेंट डिस्काउंट के अंदर, कि या तो टेनेंट खाली कर रहा है, अगर टेनेंट खाली नहीं कर रहा तो सर वो बहुत बुरी तरह प्रेशराइज कर रहा है कि किराए को कम करके 40%, 50% या 60% तक लिया है। इवन सर कुछ बैंकर्स भी उसके अंदर हैं, बैंकर्स बोल रहे हैं भैया कम कर किराया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस के अंदर सर चूंकि कोई, अच्छा एक और चीज, एक और बड़ी नेगेटिव पॉइंट है सर कि एलआरडी को इस 20% में शामिल नहीं किया गया है। ये बिल्कुल क्लियर एफएक्यू में आ गया कि जितने भी एलआरडी वाले, मैं सब सी साथियों में मैसेज दूंगा, जितने भी एलआरडी वाले लोन है वो 20% में शामिल नहीं है। अब सर उसको सिर्फ मोरेटोरियम दिया है, अगले महीने खत्म हो रहा है मोरेटोरियम, 20% हमने दिया नहीं, सर वो सर्वाइव कैसे करेंगे सर? दीपक सर। हाँ, इसमें क्या है कि एलआरडी जब हमने किया था, रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज के हिसाब से डिस्काउंट करके मैक्सिमम, जैसा कि आपने कहा वनीला प्रोडक्ट था, हमें भी लगता था प्रॉपर्टी बैंक के पास ज्यादा है, इनकम इनकी एश्योर्ड है, अच्छी संस्था से, जैसे वो तो ब्लू चिप कंपनी या कोई पीएसयू या इसने जिसने उसको लिया हुआ है लीज पे, उसके फेस वैल्यू के आधार पे किया था। तो जहाँ पीएसयू और कोई ब्लू चिप कंपनी और ये अच्छी चीज है, वो तो रेंट का इशू नहीं कर रहा है। ये जो एकदम से मतलब मान लीजिए कि थोड़ा कम फेमस चीज है, जो वही रेंट कम करने की बात कर रहा है। जहां पर कि ऑलरेडी से किसी ने बैंक को ले दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक को सपोज दिया हुआ है, तो वो बैंक थोड़ा ना कहने जा रहा है कि तुम रेट ऑफ इट मेरा 50% करो और नहीं तो हम आपको खाली कर देंगे। और सर बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है सर, अच्छा सर बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है सर, मैं नाम नहीं लूंगा सर। नहीं, अब वो जब बड़ी कंपनी, चूंकि हमने तो पूरे कैश फ्लो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज के हिसाब से डिस्काउंट करके उसको मैक्सिमम दे दिया। अभी फिलहाल में कोई मतलब इसका रिमेडी जो है हमारे पास मेरा रिक्वेस्ट ये है सर, इस बात को आप ऊपर तक पहुंचाइए सर, क्योंकि आप पास एक ही तरीका है सर इसका, उसका टेन्योर बढ़ा के उसकी ईएमआई को कम करने का कोई इसका इलाज नहीं है। ये बैंक ऑन ए होल ही आएगा, क्योंकि इस सेक्टर में थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम जो है किसमें है, अल्टीमेटली यही करेगा बैंक। हालांकि पहले भी जो है इसको थोड़ा बढ़ाया था, अब और बढ़ाना ही एकमात्र उपाय होगा, पीरियड को लॉन्गर किया जाए। संजय उपाध्याय सर। यस कुछ आपको सर समस्याएं आ रही इस तरह की? नहीं, देखिए उन्होंने जो शेयर किया कि बहुत अच्छे संस्थानों के साथ ही समस्या अभी तक नहीं आई है,
जो मिडिल ग्रुप के संस्थान है उनके साथ समस्या आ रही है हमारे पास। अब दिक्कत यह है कि वो ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट के आधार पर और रेस्ट पीरियड के आधार पर हमने सैंक्शन किया है, तो एज ए कानूनी स्तर पर तो कम कर नहीं सकते, लेकिन वो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि कोविड में उनकी हालत खराब है। तो ये निश्चित रूप से इसका एक ही उपाय है कि इसके रिपेमेंट पीरियड को लॉन्गर कर दिया जाए। अब ये आएगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा वो लोग भी सोचते हैं जो हमसे ज्यादा जिम्मेवार है, और निश्चित रूप से उनकी भी सहायता वो लोग करेंगे और ये आएगा। मेरा पर्पस ये था सर, करते हैं कि आएगा। यस सर, मेरा पर्पस ये था सर, आप लोग इस कहानी को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, अगले महीने से प्रॉब्लम चालू हो चुकी है सर। ये चालू हो चुकी है सर, ये कहने को इसकी डेट 31 अगस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली इस महीने की ईएमआई जा चुकी है, और अगले महीने की ईएमआई 1 तारीख को या 3 तारीख को या 5 तारीख को आएगी, जो उसके पास में इंतजाम नहीं है, मोटा मोटी नहीं है। राजीव सर है क्या? राजीव अग्रवाल? यस सर, दीपक सर कुछ कह रहे हैं? तो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं एज रेंटर, उसमें ये इशू आएगा, और इसको तो यही तरीका है एड्रेस कर पाने। रिस्ट्रक्चरिंग होगी। यस सर। राजीव सर कुछ कह रहे हैं? राजीव सर, पीरियड ही, हाँ, एलआरडी में से पीरियड ही बढ़ाना द बेस्ट ऑप्शन। वही मुझे भी एक तरीका ले देके वही दिखता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सर, क्योंकि 95% बीएफ सैंक्शन एनबीवी। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज का समय भी हो गया, आप लोगों ने बहुत पॉजिटिविटी से साथ दिया और मजा आया, और ये जो आपकी पॉजिटिविटी है यही हमको, इस देश को साथ आगे बढ़ाएगी। सर 2 मिनट सर, एक मिनट में सर आपका मैसेज लेना चाहूंगा। आपका क्या मैसेज होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि हम साथ मिलके इस राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी को किस प्रकार सुनिश्चित करें? दीपक सर प्लीज शॉर्ट मैसेज। हाँ, इसमें ये कहना था भाई, आप लोगों की जो भूमिका है वो तो पहले ही से प्री डिसाइडेड है। आप लोग और बैंकर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। एक चीज मैं बता देना है कि ये कोविड के वजह से बैंक जो है, कहीं कोई भी नया प्रोजेक्ट कोई ला रहा है, उसको करने के लिए बिल्कुल बैंक हेसिटेट नहीं करेंगे, कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही है लोन करना, ये हमारा बिजनेस है, तो हम अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके कोई भी अच्छा प्रपोजल, वायबल प्रपोजल है, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। संजय सर, राजीव अग्रवाल जी एसबीआई से, सर आपका शॉर्ट मैसेज चाहिए सर। सर बस हम चाहते हैं कि जो हमारे आप लोग हैं, ये अपना जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा एजुकेशन में और उनको समझाने में कि किस प्रकार से कैश बेस्ड इकोनॉमी को कम किया जाए, और जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म CLP, उसको आप लोग जरूर प्रमोट करवाइए सर। CLP से वो लोग जाएं ताकि डिजिटल चीज जो भी है वो वैलिडेट हो जाए सेल अपने आप, और कैश बेस्ड इकोनॉमी कम हो, और जो प्रॉफिट कम दिखाना है या कम दिखाना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके जो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करती हैं, तो दे रेडी टू पे टैक्स आल्सो। यस सर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर, संजय सर। यस सर। शॉर्ट मैसेज आपका सीए के लिए सर, किस तरह से हम मिलके राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी पूरी करें? यस सर। हेलो संजय सर, आपका शॉर्ट मैसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। अच्छा। नहीं, हम तो आपके सीए संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सबसे पहले तो, कि हम जहां भी रहते हैं इनका बहुत सहयोग हमको प्राप्त होता है, और इसीलिए आपने जैसे ही हमको इनवाइट किया हमने तुरंत यस कर दिया जी। और आपने हमको बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और जो आपके हमारे झांसी के आसपास के सीए हैं, हमारे जैसे हमारे वो दोस्त तरीके हैं, जैसे रचित अग्रवाल जी हैं, हमारे जैन साहब हैं, तो हमको बड़ा सहयोग मिलता है। और हम कोविड में यही संदेश देंगे और अपने को भी देंगे कि हम लोगों को अपने कस्टमर्स के साथ इस दुर्दिन में खड़ा होना है, बहुत जोर शोर से खड़ा होना है। आपका पार्ट है प्रोजेक्ट बनाना, उसकी वायबिलिटी को चेक करना, हम बैंकर्स को सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना। तो आप हमें सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएं अपने क्लाइंट के बारे में, और हम उनको जितना सहायता कर सकते हैं नियमों के तहत उनको इजीली करें। और क्योंकि उन्होंने हमको 30 साल से, पिछले 50 साल से ब्याज देकर हमारे बैंक को जिंदा रखा है, तो ये दुर्दिन में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। हमारा यही संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और सर मैं आपको बताऊं सर, हम ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 1 तारीख को श्रीमान ओम बिरला जी जो ऑनरेबल स्पीकर सर, वो ये कह चुके हैं वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर। और सर हम डॉक्टर को जो हमारा मरीज जितना आके बताता है एग्जैक्टली सर, उसके अकॉर्डिंग हम भी उसका इलाज करने की पूरा प्रयास करते हैं सर। हमारा उद्देश्य यही है सर कि वो ग्रोथ करे, उसकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू दीपक आचार्य जी, थैंक यू राजीव अग्रवाल जी, थैंक यू बरेली, थैंक यू हल्द्वानी, थैंक यू झांसी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई हैंड ओवर माइक टू एमओसी रितेश जी।
यस सर प्लीज सर, वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। थैंक यू सर। अब मैं रचित अग्रवाल जी झांसी ब्रांच के चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे। सबसे पहले तो धन्यवाद दिनेश जी का, हमारे सेक्रेटरी CIRC, जिनके अथक प्रयासों से ऐसी वेबिनार हम लोग आयोजित कर पाए। और ये बताना चाहूंगा मैं सभी लर्नेड स्पीकर्स को जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं और सभी मेंबर्स को कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने मैराथन चलाई है और MSME की जितना मोदी जी का एक लगता है प्लान है वो उसको साकार करने के लिए पूरी जोर शोर से हमारे CIRC के सेक्रेटरी दिनेश जैन जी लगे हुए हैं। और ये लगभग 50 करीब वेबिनार सिर्फ MSME पे कर चुके हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज स्टेट बैंक के AGM राजीव जी, PNB के दीपक आचार्य जी और हमारे खुद झांसी के हमारे बड़े ही मतलब डाउन टू अर्थ संजय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी साथियों का, झांसी, बरेली एवं अपना हल्द्वानी ब्रांच से जिन्होंने अपनी सहभागिता दी। मैं सभी चेयरमैन, सेक्रेटरी और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका सहयोग हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सर। Thank you all of you sir, it is a wonderful deliberation. Thank you. बहुत अच्छा डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू संजय जी। अब एनीबॉडी कैन अनम्यूट हिमसेल्फ, यदि कोई बात करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी स्पीकर्स का बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर में लाए हो तो